नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो देश में एक तरफ कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ जो देश का पश्चिमी पार्ट है, पश्चिम तटीय पार्ट कहें, वहां पर चक्रवात का जो चक्रवाती तूफान है उसका कहर हम देख रहे हैं। और खासकर गोवा है, मुंबई है या गुजरात है, ये जो एरिया पूरा का पूरा पश्चिमी तट है भारत का, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जान माल की क्षति होने की संभावना जताई जा रही है। और पानी की लहरें जो है, लपटें जो हैं, वो खासकर देखी जा सकती हैं। और इसका असर देश के दूसरे हिस्से पर भी पड़ेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कई राज्यों में बारिश भी हो सकती है। पश्चिमी तट से अगर हम पूर्वी तट की तरफ जाएं, अगर पूर्वोत्तर नहीं, पूर्वी भाग में जाएं, पूर्वी राज्य में जाएं, तो सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल में अलग तरह की गर्मी है, अलग तरह का जो हलचल है वो हम देख सकते हैं। और खासकर ये जो हलचल है, ये जो वहाँ पर जो सुर्खियां में पश्चिम बंगाल जो बना हुआ है, आप जान रहे हैं कि खासकर विधानसभा चुनाव के समय और उसके बाद फिर कोरोना का कहर वहाँ भी बरपा, लॉकडाउन, और उसके बाद फिर एक खबर ऐसी आई कि सीबीआई जांच और की जो मांग थी, एक वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से सीबीआई ने मांग की थी, खासकर नारदा स्टिंग केस जो मामला है उसको लेकर के, उस पर उन्होंने, राज्यपाल ने आदेश पारित कर दिया था। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, और उन्होंने सीबीआई के अनुरोध पर फिरहाद हकीम को, फिर सुब्रत मुखर्जी को, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी के खिलाफ नारदा स्टिंग टेप कांड पर मामला चलाने की मंजूरी दे दी थी। और ये सभी उस समय मंत्री थे जब कथित नारदा स्टिंग टेप सामने आया था। ये 2014 की बात है जब स्टिंग हुआ था। और उसके बाद 2016 का जो इलेक्शन था, इस इलेक्शन से पहले, यानी 2021 के इलेक्शन से पहले 2016 का जो इलेक्शन था, उसके ठीक पहले ये स्टिंग जो है वो सामने, ये टेप सामने आया था। और उसको लेकर के उसमें कई लोग थे। तो चलिए सबसे पहले देखें कि नारदा स्टिंग टेप कांड है क्या और इसमें कौन कौन लोग थे, इसको जरा देख लेते हैं। उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए। जैसा आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम वन वे नहीं बल्कि टू वे काम करते हैं, यानी कि आप भी पार्टिसिपेट करते हैं, आप भी अपनी बातों को रखते हैं, अपने कमेंट्स को रखते हैं कमेंट बॉक्स में, और आपके विचारों को हम भी लेते हैं और चर्चा देश दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल आज का यही है कि ममता के पीछे क्यों पड़ी हुई है मोदी सरकार, लेकिन कारण क्या है, कौन सा कारण, किस लिए, ये पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आइए, जो ओवरऑल आज दिन भर सुर्खियां में ममता सरकार और ममता बनर्जी रही, तो क्यों रही, क्या है मामला, ये जरा देखते हैं। आइए। पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग टेप सामने आने से सियासी गलियारों में हलचल मच गई थी। स्टिंग ऑपरेशन कथित तौर पर नारदा न्यूज पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल ने किया था। दावा किया गया था कि इन्हें 2014 में बनाया गया है और इसमें टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक की तरह दिखने वाले व्यक्तियों को एक काल्पनिक कंपनी के नुमाइंदे से कैश लेते दिखाया गया था। स्टिंग सामने आने के बाद राज्य में खूब बवाल मचा और मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद मार्च 2017 में कोर्ट ने स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच का आदेश दिया। सीबीआई और ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की थी। ईडी ने सीबीआई की शिकायत के आधार पर कथित मनी लॉन्ड्रिंग में 12 नेताओं और एक आईपीएस के अलावा 14 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 13 लोगों में मदन मित्रा, मुकुल रॉय जो अब बीजेपी में हैं, सौगत राय, सुल्तान अहमद जिनका निधन 2017 में हो गया, इकबाल अहमद, काकोली घोष दस्तीदार, प्रसून बंदोपाध्याय, शुभेंदु अधिकारी जो अब बीजेपी में हैं और विधानसभा में इसी बार विपक्ष के नेता चुने गए हैं, सोवन चटर्जी जिन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, उन्होंने भी अब बीजेपी छोड़ दी है, सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हाकिम, अपरूपा पोद्दार और आईपीएस अधिकारी सैयद हुसैन मिर्जा का नाम इसमें शामिल था। नारदा स्टिंग मामले में जांच के तहत पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी के अलावा तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है।
तो देखा आपने कि ये पूरा का पूरा नारदा स्टिंग टेप कांड है क्या, और इसमें कौन कौन से लोग थे। 13 लोग जो खासकर टीएमसी में उस वक्त थे, और उसमें एक आईपीएस अधिकारी भी थे, लेकिन इसके अलावा 4 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 2017 में इस मामले को सीबीआई के हवाले हाईकोर्ट ने कर दिया और सीबीआई जांच शुरू हुई। ईडी के साथ साथ सीबीआई ने जांच की, और अभी जो देखा जा रहा है कि इसमें से 4 लोग जो हैं उनके खिलाफ मामला चलाया जा रहा है, और आज उनकी गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद अभी जो ब्रेकिंग आ रही है आप तक दिखाएंगे भी, लेकिन उस ब्रेकिंग में क्या कुछ है वो आपको हम बताएंगे। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने दे दी है, तो ये एक बड़ी खबर है। तो चलिए इन खबरों के साथ, और ये जो मामला है इस पर और इसका तार मोदी सरकार से कैसे जुड़ा हुआ है, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीधे कोलकाता से जुड़े हुए हैं सुमन भट्टाचार्य। सुमन भट्टाचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि पिछले कार्यक्रमों में भी सुमन जी हमारे साथ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई सारे अलग अलग मीडिया घरानों से ताल्लुकात रखते हुए अभी फ्रीलांसिंग भी करते हैं, कई जगह अपनी सेवाएं भी देते हैं। तो सुमन जी, एक बार फिर से आपका सीधे कोलकाता से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी का। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है। और जैसा आप जान रहे हैं दोस्तों कि दिन भर आज 2-3 सुर्खियां, एक तो कोरोना सुर्खियों में हमेशा है क्योंकि देश में कोरोना का कहर है, दूसरी तरफ चक्रवात जो है, साइक्लोन जो आया हुआ है, तौकते तौते अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है, हालांकि स्पेलिंग TAUKTAE है, इसीलिए तौते तौकते बोला जा रहा है। जो भी रहे, तौकते बोलिए या ताउते बोलिए, लेकिन ये तूफान कहर बरपा रहा है भारत के पश्चिमी तट पर। लेकिन पूर्वी हिस्सा जो है वहां भी एक अलग तरह का तूफान है, और वो तूफान है राज्यपाल जगदीप धनखड़ बनाम कहें तो ममता बनर्जी, या मोदी सरकार बनाम ममता बनर्जी। मोदी सरकार आखिर अपना ये जो रुतबा है कि केंद्र में हम हैं और सीबीआई केंद्र के अधीन है, तो उस पर जो भी जो खासकर नारदा और शारदा का जो मामला चल रहा है, उस मामला में और जो लोग अभी बीजेपी में हैं उनके तहत किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन जो बीजेपी से बाहर हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। और इन सवालों के साथ सीधे चलेंगे सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथी सुमन भट्टाचार्य के पास में। सुमन जी, दिन भर के घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, और इसके बाद जगदीप धनखड़ की एक वीडियो भी हम दिखाएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि दिन भर अभी जो हम दिखा भी रहे थे कि जमानत मिल गई है इन चारों को सीबीआई कोर्ट से, लेकिन इन चारों की गिरफ्तारी को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल वेंडेटा। क्यों ये पॉलिटिकल वेंडेटा है? देखिए, जैसे आप बोल रहे थे, नारदा टेप 2016 की जो असेंबली चुनाव था बंगाल के, उसके बिल्कुल पहले आया। आप जब सीबीआई ने इन लोगों को अरेस्ट किया वो, और जब कोर्ट में गया, कोर्ट में उन लोगों का क्या आर्गुमेंट था? आर्गुमेंट ये था ये जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल है, तो वो जो प्रूफ है उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, टैंपरिंग कर सकता है। ये बिल्कुल बेबुनियाद और एक घटिया आर्गुमेंट है। क्यों घटिया आर्गुमेंट है? देखिए, नारदा केस में सिर्फ एक ही विटनेस है, वो है मैथ्यू सामुएल, जो मेरा भी पुराना कॉलीग है, क्योंकि मैं तहलका के लिए भी बहुत आर्टिकल लिख चुका हूं। तो एक ही विटनेस है मैथ्यू सामुएल, वो अभी केरला में बैठा हुआ है। और जो डॉक्यूमेंट्स है वो है नारदा का टेप। वो
जो आईएफएसएल जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है उसमें रखा है। तो वो टेप को भी ये जो ये 2 मिनिस्टर और 2 एमएलए है वो टैंपर कर नहीं सकते हैं। तो 6 साल बाद इन 4 लोगों को क्यों आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, और वो भी जब आप चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर रहे हो। देखिए राजीव जी, आप भी एक सीनियर जर्नलिस्ट है, आपको पता है ये कब आपको किसी को हिफाजत में या कस्टडी में लेना पड़ता है, जब आपको उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसका कुछ आर्गुमेंट, उससे आप इंटरोगेट करना चाहते हैं। तो जब सीबीआई ने चार्जशीट जमा दे दिया है, तो कैसे उन लोगों ने इसको कोर्ट में इनको अरेस्ट कर सकता है? ये पहला आर्गुमेंट था, ये इन चारों को छुड़ाने के लिए जो तृणमूल के तरफ से जो लॉयर खड़ा हुआ था, ये पहला आर्गुमेंट है। और दूसरा सबसे बड़ा आर्गुमेंट है जो आपने बोल रहा था। देखिए आज की दिन में होल कंट्री इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ फेज। कोरोना के लिए सारा कंट्री परेशान है। आप लोगों ने पिछले भी प्रोग्राम किया, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही है, वैक्सीन का पॉलिसी के लेके बहुत प्रॉब्लम है। उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा में शव बह रहा है। तो ये सारा जब चल रहा है तो गवर्नमेंट का प्राइमरी फोकस, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसका प्राइमरी फोकस कोविड को मेंटेन करना होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक पॉलिटिकल वेंडेटा लगाया, जो जहां पे बंगाल में उन लोगों ने इतना कोशिश किया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने बिल्कुल डेली पैसेंजरी किया, उसके बाद भी उन लोगों को शर्मनाक हार बर्दाश्त करना पड़ा। वहां पे उन लोगों ने कोशिश किया, जो 4 टीएमसी के पॉलिटिशियन, 3 टीएमसी का पॉलिटिशियन, एक बंदा शुभम चटर्जी जो कलकत्ता का पूर्व मेयर था, वो बीजेपी में ज्वाइन भी कर गया था, लेकिन वो इस इलेक्शन से पहले बीजेपी से खफा हो गया और इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसीलिए उसको भी सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया, जो बीजेपी में ज्वाइन कर चुका था। ठीक है, तो आप देखेंगे ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल वेंडेटा था। और जो सैमुअल मैथ्यू जी के साथ कुछ देर पहले मैंने भी फोन से बात की, जो मैथ्यू जी का पॉइंट है, ये लॉ या देश का जो आईन है वो अपने तरफ से चले, लेकिन अगर ये 4 बंदा अरेस्ट होता है तो शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय और एक और लीडर जो उस वक्त टीएमसी में था, टीएमसी का यूथ विंग का लीडर था शंकुदेव पंडा, जो अभी बीजेपी का कलकत्ता जिले का, मेरा मतलब कलकत्ता शहर का प्रभारी है, वो भी उस टेप में दिखा गया। उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? ये क्वेश्चन वो उठा रहा है जो मैथ्यू सैमुअल, जिन्होंने नागदा सिंह का ऑपरेशन किया, जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया। ये बीजेपी का प्रॉब्लम है। देखिए पहले तो इन लोगों का ये कोशिश था, जो होल कंट्री वाज क्रिटिसाइजिंग बीजेपी, होल कंट्री वाज आस्किंग व्हाट नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह इज डूइंग। सो उन लोगों को ये अटेंशन डाइवर्ट करना था, एक दूसरे चीज की तरफ धकेल देने की कोशिश कर रहे थे। इसी कोशिश में वो आज सुबह जो हुआ, देखिए कोई अगर गिल्टी होता है, कोई अगर एक्यूज होता है, उनको जरूर अरेस्ट कीजिए। लेकिन आज सुबह का कलकत्ता का जो सिचुएशन था, लगभग वो इमरजेंसी को याद दे रहा था। जिस सुबह 4 लीडर की घर पे सेंट्रल फोर्सेस को भेज के लगभग उनके एक बंदे के घर पे 200 सेंट्रल रिजर्व सीआरपीएफ के जवान गए, उनको घेर लिया गया और उनको उठा के लाया। जो अरेस्ट होने से पहले कलकत्ता शहर का अभी का मेयर फिराद हाकिम ने जो क्वेश्चन पूछा, मैंने क्या कोई ऐसा काम किया जो मैं भाग जा सकता था? सीबीआई जब को नोटिस दिया, मैं उसको जवाब दिया। आपको मालूम है राजीव जी, नॉर्मली अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेनल कोड आईपीसी, देयर इज अ क्लॉज कॉल्ड 41C। 41C के मतलब मैं मीन्स कोई भी एजेंसी, पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, मैं आपको इंटरोगेशन के लिए बुला रहा हूं, आप उसको कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, आप उस नोटिस को पाने के बाद इंटरोगेशन के लिए जा रहे हैं कि नहीं। ये चारों बंदा उस इंटरोगेशन के लिए गया था, 41C को कंप्लाई कर रहे थे।
फिर भी उन लोगों को अरेस्ट किया गया। क्योंकि मैं आपको फिर से याद देना चाहता हूं, ये बीजेपी का एक तरीका है। दिल्ली में आपने देखा 25 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया, जो लोग सब दिल्ली में मोदी और अमित शाह के खिलाफ वैक्सीन को लेकर पोस्टर डाला था। वो कुछ लोग आपके थे, कुछ आम आदमी पार्टी के थे और कुछ लोग कांग्रेस के थे। उन लोगों को अरेस्ट किया गया। दे आर आई मीन ये मोदी और शाह की जो जोड़ी है, ये लगभग देश में दूसरा इमरजेंसी डालना चाहता है। जो इमरजेंसी उससे भी खतरनाक है, जो इमरजेंसी को हमने 75 में देखा था, उससे भी खतरनाक है। क्यों खतरनाक? यहां पे आपको ऐसे मामलों में डाला जाता है, एनआईए लगा दिया जाता है, जहां पे आप 6 महीने तक आप कोर्ट में भी जा नहीं सकते। ये तो शुक्र की बात है कि आज सीबीआई की कोर्ट में इन लोगों को पेश किया और वहां से इन लोगों को जमानत हो गया। लेकिन मैं आई टू रिपीट माई टर्म, ये बीजेपी नरेंद्र मोदी अमित शाह की बीजेपी पूरा देश को एक सिविल वॉर की तरफ ढकेल रहा है, जिसका कोई जरूरत नहीं है। अभी कंट्री का द होल कंट्री नीड एक प्रॉपर मैनेजमेंट टू टैकल कोविड को मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट चाहिए। जो 2 मिनिस्टर को आज सीबीआई ने अरेस्ट किया था, एक कलकत्ता शहर का मेयर था, मेयर होने के नाते उसको कोविड के बारे में बहुत सारी उसका जिम्मेदारी है, और दूसरा एक बहुत सीनियर एमएलए है सुब्रत मुखर्जी, जो कांग्रेस के टाइम में भी मिनिस्टर थे, वो पंचायत या रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्टर है। तो आपको मालूम है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है गांव गांव में कोविड फैल रहा है। तो सुब्रत मुखर्जी वॉज फाइटिंग दैट बैटल, एंड ये जो बीजेपी सीबीआई के जरिए उन लोगों को अरेस्ट करके ये पूरा प्रोसेस को एक दिया था। राजीव जी बिल्कुल, फिर आऊंगा आपके पास सुमन जी, और सीधे अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। और खासकर जब ये चारों गिरफ्तार होकर के सीबीआई कोर्ट में गए थे, तो उसी बीच ममता बनर्जी भी वहां पहुंची अपने दल बल के साथ में, और उन्होंने वहीं अपना धरना प्रदर्शन भी शुरू किया, जबकि मीडिया वालों को अंदर तक जाने नहीं दिया जा रहा था। तो एक आए टीएमसी के लीडर और उन्होंने मीडिया को उस समय ब्रीफ भी किया था। लेकिन सवाल यहां वो नहीं है, सवाल ये है कि इसी बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने लगातार एक के बाद एक 3 ट्वीट किए, और 3 ट्वीट, जरा उस ट्वीट को दिखाइए। और एक तरफ ये गिरफ्तारी होती है, कार्रवाई होती है, दूसरी तरफ राज्यपाल साहब जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। अंग्रेजी में ट्वीट है, लेकिन उसका हिंदी में जो लबोलुबाब है वो मैं आपको लबोलुबाब वो मैं बताना चाहता हूं। कह रहे हैं पहले उसमें, कंसर्न एट अलार्मिंग सिचुएशन कॉल अपॉन ममता बनर्जी टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स एंड रूल ऑफ लॉ। पुलिस, जिसमें कि वेस्ट बंगाल पुलिस है, कोलकाता पुलिस है, होम बंगाल, must take all steps to maintain law and order. A sad situation is being allowed to drift with no टेंजिबल एक्शन बाय अथॉरिटीज। ये देखिए, कह रहे हैं साफ साफ की चिंताजनक स्थिति है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा है कि संवैधानिक मानदंडों और कानून के शासन का पालन करें। कोलकाता पुलिस और बंगाल के गृह मंत्रालय को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए। दुखद है कि अधिकारियों की तरफ से ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण स्थिति को बिगड़ने दिया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने और ट्वीट किया कि मैसेज जो है वो ममता बनर्जी को किया है और टोटल लॉलेसनेस है, अनार्की है। फिर पुलिस ये जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसके बाद एक और उन्होंने किया है कि होप यू रियलाइज। ये ममता बनर्जी पे आप देखिए पूरा एक तीसरा जो ट्वीट है उसे भी दिखाइए कि इनवाइटेड अटेंशन ममता बनर्जी ऑन चैनल्स एंड इन पब्लिक डोमेन। ये जो कह रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का ध्यान दिलाना, इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि चैनलों और सार्वजनिक डोमेन में मैंने सीबीआई कार्यालय के बाहर आगजनी और पथराव देखा, दयनीय है। और कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस सिर्फ मूक दर्शक है। आपसे अपील है कि कार्रवाई करें और कानून व्यवस्था बहाल करें। तो ओवरऑल जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में कानून व्यवस्था की जो चिंता है वो तुरंत जगदीप धनखड़ जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल को, उनको होने लगी। और सीधा का सीधा मामला जो है वो आप देख रहे होंगे कि कंट्रोल्ड बाय गवर्नर, और गवर्नर यहां पे ट्वीट कर रहे हैं। वहां की परिस्थितियां, वहां की सिचुएशन बहुत खराब है पश्चिम बंगाल की, ये कह रहे हैं। ममता बनर्जी से अपील कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी पहुंचती हैं सीधा सीबीआई दफ्तर में। ओवरऑल इस पूरे मसले को किस रूप से देखते हैं अमलेंदु जी आप, और
खासकर अब तो जमानत मिल चुकी है इन चारों को, लेकिन ये पूरा का पूरा अभी कुछ दिन पहले ही 5 तारीख को, इसी महीने की 5 तारीख को हम लोग देखे कि ममता बनर्जी ने शपथ लिया है, मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली, और अभी आज 17 तारीख यानी कि ठीक 12 दिन बाद हम लोग देख रहे हैं कि कार्रवाई ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों और उसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री हैं उसके अलावा 2 और साथियों, जिसमें से एक बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे चुनाव से पहले, लेकिन इस चुनाव के वक्त शोभन चटर्जी जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, अभी सुमन भट्टाचार्य ने भी पूरा बताया कि शोभन चटर्जी जो थे वो गए थे उसमें बीजेपी में, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण वो फिर उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। तो आप बीजेपी में जाइए तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, यानी कि आपके ऊपर जो भी केसेस हैं वो वापस ले लिए जाएंगे या आप उससे थोड़ा सा दूर आपको रखा जाएगा। जैसे मुकुल राय हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी हैं, ऐसे तमाम नेता जो हैं वो लोग ये सुख बीजेपी में जाने के बाद भोग रहे हैं और उसका मजा ले रहे हैं। लेकिन आप अगर बीजेपी में नहीं हैं और टीएमसी में हैं तो आप भुगतने के लिए तैयार रहिए। क्या कहेंगे ओवरऑल? देखिए, असल में ये जो आज जो भी घटनाक्रम हुआ है ये असल में तृणमूल कांग्रेस को डराने के लिए पूरा घटनाक्रम हुआ है। राय को डराने के लिए, शुभेंदु अधिकारी को डराने के लिए, हेमंत बिस्व शर्मा को डराने के लिए। ये पूरा घटनाक्रम जो है ये जो भाजपा के अंदर जो लोग हैं बाहर से आए हुए आने के लिए किया गया है, और ये मैसेज देने की एक कोशिश की गई है कुल मिलाकर के कि आप जब तक भाजपा में हैं तब तक आप सुरक्षित हो। अगर आप भाजपा छोड़ने की या भाजपा से बाहर जाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके साथ भी हम यही कर सकते हैं जो इन लोगों के साथ हो रहा है। तो ये जो जिस तरीके से डिवीजन करके लोगों की गिरफ्तारी की गई, जो में है उनकी गिरफ्तारी की गई, जो भाजपा में वो उनको छोड़ दिया गया, तो ये साफ साफ ये दर्शाता है कि इसके पीछे मंशा जो है वो ना न्याय करने की है, ना जांच करने की है। और जांच तो भैया आप जब 2014 से स्टिंग ऑपरेशन हुआ तब तक चल रहा है, तो जांच तब तक हो चुकी होगी जो भी जांच होनी चाहिए। और अगर जांच नहीं हुई है तो ये आपका दोष है, जांच पूरी नहीं हुई है। सीबीआई आपका तोता जो है वो अब तक जांच पूरी क्यों नहीं कर पाई कुल मिलाकर के। तो मुझे लगता है कि ये पूरा प्रकरण जो है वो ऐसे नेता जो बाहर से आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, क्योंकि देखिए बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल है। जैसे मैं पहले भी कई बार कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता है वो सब बाहर से लाए हुए हैं, किराए के हैं, सब उधार लिए हुए। वोटर भी उनका अपना नहीं है, वोटर भी उनका जो है लेफ्ट से और कांग्रेस से आया हुआ है, उनका अपना वोटर भी नहीं है, उनका तो अपना वोट प्रतिशत 3% ही है। तो ऐसे में मुझे मतलब जो अफवाहें थी या सही खबरें थी मैं कह नहीं सकता क्या है। खबरें ये थी कि शायद कुछ लोग जो थे भाजपा के विधायक जो थे वो टूट के ममता बनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं, इस तरह की जो थी वो सूचनाएं तैर रही थी हवा में। तो ये हवा की खबरें भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता हो कि चूंकि ममता बनर्जी के यहाँ से ही लोग आए हुए हैं, और जैसा कि स्वयं तथागत राय ने भी कहा था कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं, ये सब चले जाएंगे फिर लौट करके, और भाजपा के पास क्या रह जाएगा। तो ये फिर एक डर अंदर से सताने लगा होगा। और चूंकि मुकुल राय जो है वो पहले खास लेफ्टिनेंट रहे हैं ममता के, शुभेंदु अधिकारी भी ममता के खास लेफ्टिनेंट रहे हैं, तो ये अब जब अच्छा मुकुल राय को पहले लाया गया भारतीय जनता पार्टी में, काफी समय पहले उनको ले आया गया था, शुभेंदु अधिकारी बाद में लाए गए। अब विधानसभा के अंदर नेता विरोधी दल बना दिया गया शुभेंदु अधिकारी को, यानी एक तरीके से शुभेंदु अधिकारी को जो है वो अपर हैंड दे दिया गया कुल मिला के मुकुल राय से के ऊपर। तो अब मुकुल राय कहीं कोई बगावत ना कर दें और भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान ना हो जाए, तो मुझे लगता है कि मुकुल राय को एक जो संदेश देने के लिए ये आज की कार्रवाई जो कुल मिला के की गई है। और ये तो है जैसे कि भाई ममता बनर्जी को स्थिर करने की मंशा, स्थिर को इनकार कर नहीं सकता कि वो मंशा भी है, लेकिन इसके साथ साथ जो असली मंशा मुझे लगती है वो असली मंशा जो मुकुल राय को संदेश देने की है। आज की जो कार्रवाई है उसके पीछे, बाकी आगे क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, बाकी देखेंगे इसको। जी अजीब जी जी। तो साफ साफ ये इनका मानना है कि साफ साफ अमलेंदु जी का कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं थोड़ा इसी सवाल के साथ में कि क्या ये मैसेज देने की कोशिश है या कुछ और है, सुमन जी आपके पास आना चाहूंगा। लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल और भी जिसका जवाब मैं चाहता था अमलेंदु जी देते, लेकिन आपसे ज्यादा अच्छे से वो जवाब जरूर चाहूंगा। जगदीप धनखड़ का
एक के बाद एक ट्वीट, और इस वक्त जबकि सीबीआई अपना काम कर रही हो उस समय जगदीप धनखड़ जी राज्यपाल साहब वो ट्वीट करके और वहां की वेस्ट बंगाल की जो कानून व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त करने की जो शिकायत कर रहे थे कि वो नहीं है और उसको ठीक किया जाए, ये क्या दर्शाना चाहते थे? ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल जो अभी अमलेंदु जी कह रहे थे कि क्या ये बीजेपी में के लोग जो हैं, जो जीत कर आए हुए हैं, वो छोड़ करके फिर से टीएमसी में न चले जाएं, इसलिए है ये सब कुछ? मैं जी की बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन उस बात पे जाने से पहले मैं एक जगदीप धनखड़ के बारे में जो बोला, मैं उसके बारे में थोड़ा सा मेरा जो राय है बोलना चाहता हूं। देखिए, इसमें दो पहलू है, एक तो लीगल ये सब साइड है, दूसरा साइड जो इंपॉर्टेंट है, जो जगदीप धनखड़ जी बोलने की कोशिश कर रहे थे और जो बीजेपी का बंगाल का प्रभारी है, बीजेपी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय जो बोल रहे थे, जो टीएमसी के लोग रास्ते पे उतारा है, वो हिंसा पे उतर रहा है। मैं थ्योरेटिकली एक चीज आपको राजीव जी याद करा दूंगा, जो बीजेपी का लोग का हिस्ट्री सेंस बहुत खराब है। इस साल का ये 2021 साल है, यहां पे 4 फरवरी में एक बंदा एक भाषण देता है, 4 फरवरी 2021। उस भाषण में बोलता है कि थाने में आग लगाया गया, उससे ज्यादा जरूरी है लोगों के दिल में क्या धड़कन था, क्या इमोशन था। यह कौन बोला था? यह नरेंद्र मोदी बोला था जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा का 100 साल का एनिवर्सरी को इनॉग्रेट कर रहा था। आपको याद रखना पड़ेगा, चौरी चौरा में जो घटना हुआ था उससे कांग्रेस या महात्मा गांधी आपने को डीएसोसिएट किया था, लेकिन चौरी चौरा में जब पुलिस चौकी पे हमला बोला गया था, उसका मुखिया था दिग्विजय नाथ, महंत दिग्विजय नाथ, जो योगी आदित्यनाथ का गुरु होता है, जो बाद में हिंदू महासभा का कैंडिडेट बना, जो ये राम मंदिर मूवमेंट का जनक था। तो बीजेपी थियोरिटिकली एंड आरएसएस थियोरिटिकली ये वायलेंस को हर वक्त सपोर्ट करता है। ये वायलेंस को अगर किसी ने डिसोन किया है वो कांग्रेस और महात्मा गांधी। और आज भी अगर आप देखेंगे टीएमसी का जो नंबर 2 है, आज के दिन में नंबर 2 अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, या ममता बनर्जी खुद भी बोला लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो बीजेपी का प्रॉब्लम है, थियोरिटिकली वो एक बात बोलता है और जब प्रैक्टिस में आता है, जब अपोजिशन के साथ उसका डीलिंग करना आता है, वो कर्नाटक में डीके शिव कुमार हो, क्या राजस्थान में अशोक गहलोत का भाई हो, या वेस्ट बंगाल में ममता के 4 लीडर हो, एक तरीके से डील करता है, उन लोगों को जेल में पुरो। और जब ये डिसीजन से सीबीआई के ये सब हरकत से लोग रास्ते पे आ जाता है, तब वो बोलता है कि वायलेंस हो रहा है। अभी मैं आता हूं अमलेंदु जी की बात में। अमलेंदु जी ने बिल्कुल ठीक बोला है। आप अगर देखेंगे 2 मई को रिजल्ट निकला है, उसके बाद से मुकुल राय को कभी दिखाई नहीं दिया। जब बहुत ये अफवाह चल रहा था कि मुकुल राय वापस जा सकता है, उन्होंने एक ट्वीट किया। लेकिन अगर आप बंगाल की न्यूज स्टोरी को ट्रैक करेंगे तो देखेंगे कि मुकुल राय के साथ जो माइनॉरिटी लीडर्स थे, जो बीजेपी में गए थे, जैसे काशिम आली, जैसे परवेज रहमान, जो पूर्व तृणमूल का विधायक थे, वो 2 दिन पहले प्रेस स्टेटमेंट देके बोल दिया कि बीजेपी के साथ कोई मुसलमान नहीं सकता, हम लोग तृणमूल में वापस जा रहे हैं। तो बीजेपी डर गए। बीजेपी को लगा कि ये जो लोगों को हम लोगों ने, हमारे बांग्ला में कहते हैं दल बदलू, आपको इंग्लिश में कहते हैं टानकोट, जिन लोगों को लाके हम लोगों ने अपना जो पूरा टेबल है, अपना जो घर को भरा था, वो कहां गया है? अच्छा, टीएमसी के और जो लीडर थे, राजीव बनर्जी, जिसको बहुत चार्टर्ड फ्लाइट में ले जाके अमित शाह ने अपना झंडा पर पकड़ा था, वो पिछला 15 दिन से बीजेपी का किसी स्टेट लीडर का फोन उठा नहीं रहा था। तो अमरेंद्र जी का बात बिल्कुल सही है। जब बीजेपी को लगा कि 2024 तो बहुत दूर है, उससे पहले ही हमारा जो ये जो घर है वो खाली हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ये डराने और धमकाने की कोशिश किया। लेकिन डराने और धमकाने की कोशिश में अमित शाह की जो प्रॉब्लम है, वो लीगलिटी के आसपास से नहीं जाता है।
देखिए, आप अगर किसी बंदे को अरेस्ट करेंगे तो मतलब किसके बुंदे अरेस्ट करेंगे जी? वो आपको जरूरी है, उसको आपको इंटरोगेट करना है। आपने जब चार्जशीट जिस दिन कोर्ट में दाखिल कर दिया, उसके बाद आपको इंटरोगेट करने का क्या जरूरत है? अभी जब कोर्ट में सवाल हो रहा था 4:30 बजे तक, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सवाल हुआ, तब सीबीआई की जज अनुपम मुखर्जी ने यही क्वेश्चन सीबीआई के लॉयर को पूछा। बोला कि आप जब चार्जशीट दाखिल कर दिए हो तो आपको क्यों चाहिए क्यों चाहिए इन लोगों को अरेस्ट करना? क्योंकि जो अमरेंद्र जी बोला है, अगर इन चारों को आप अरेस्ट नहीं करेंगे, खास करके शोभन चटर्जी जैसे एक बंदे को अगर आप एग्जाम्पल के तरीके से खड़े नहीं करेंगे, तो आपको कैसे आप दूसरे को देखेंगे जो हमारे शाम को छोड़ के जाएंगे? तो आपको ये फेस करना पड़ सकता है। मेरे को पता नहीं, शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सोच रहा था जो मध्य प्रदेश में तो मैं कुछ नहीं बन पाया, मैं सेंटर में भी मिनिस्टर बन नहीं पाया, तो मैं क्या करूंगा? ये कोविड का जो हालत है, तो मतलब हम अभी तो बीजेपी का झंडा पकड़ना मुश्किल हो गया है। तो अमरेंद्र जी बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि इन लोगों को डराना और धमकाना, और अजीब की बात है, आप देखेंगे ये जब डराना धमकाना चल रहा है ना, तब अब अमित शाह को दिखाई दे नहीं पड़ता। कहां पे है ये अमित शाह? लोग पूछते हैं वो कहां पे है? अरे उसको, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, अगर प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि कुछ स्टेट, जो पिछले दिन आपका डिबेट का इशू था, जो कुछ स्टेट आंकड़े ठीक आंकड़े नहीं दे रहा है, तो अमित शाह को दिखना था। अगर जो बंदा पूरा देश का लॉ एंड ऑर्डर का इंचार्ज में है, वो उत्तर प्रदेश का बिहार में कहां से बॉडी आ रहा है? कम से कम मेरे ख्याल से अमित शाह तो ये नहीं सोचता है कि ये सारा बॉडी कंगना रनौत जो आपने पिछले दिन बोला था नाइजीरियन बॉडी है। तब तो और शर्मनाक बात है, इतना नाइजीरियन कहां से आया और यूपी और बिहार में कैसे वो गंगा में कूद गया? इतना तो कोई फोकलोर में भी हम लोगों ने नहीं सुना। लेकिन क्या पता, कंगना रनौत जी बीजेपी का खास चाहने वाला है, उसको भी सेंट्रल फोर्स गार्ड करते हैं। तो देखिए, आज के बाद दो चीज हो गया। मेरे ख्याल से मैं एक आर्टिकल में लिखा था, जो 2 मई वॉज अ सेकेंड इंडिपेंडेंस डे फॉर बंगाल, क्योंकि बंगाल के ऊपर ये जो बीजेपी ने जो थोप देने की कोशिश किया था, बंगाल को उससे मुक्ति मिला। और आज के दिन ये जो 17 मई 2021 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। इसके बाद डीके शिव कुमार हो या पी चिदम्बरम हो, किसी भी बंदे को बीजेपी के इशारे पर अगर सीबीआई अरेस्ट करता है, तो उसको डर रहेगा ये कोर्ट में ये खारिज हो जाएगा। उनको समझ में आएगा कि भारतवर्ष की जो, इंडिया की जो कोर्ट है, जिसको प्रशांत भूषण ने ठीक कहा, तो उनने अपना स्टूज बना दिया था, अपना बिल्कुल डर बना दिया। भारत की अदालत निकल आने की कोशिश कर रहा है, वो अपने तरीके से जुडिशियरी के मुताबिक वो अपने राय दिला रहा है। राजीव जी बिल्कुल सही। बहुत सारे साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, लगातार कमेंट लिख रहे हैं। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि बंगाल की जनता ने ऐसा थप्पड़ मारा जिसकी गूंज भाजपा के नेताओं के कानों में अभी तक गूंज रही है कि केंद्र की बेशर्म सरकार ममता की सरकार को गिराना चाहती है। राफिक पूनावाला कह रहे हैं कि 70 साल की सरकार में न कभी सुना न कभी देखा था, 7 साल की सरकार में सब कुछ देखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, क्योंकि 7 साल में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। उसके अलावा हरिनारायण भी हमारे साथ हैं, जो कह रहे हैं कि बंगाल में कोरोना बढ़ने से लोग परेशान हैं, इसलिए इलाज न दे पाएंगे, उससे ध्यान भटकाना है। विनी कपूर लिख रही हैं राधे राधे, और नाराज भी हो रही हैं। विनी कपूर जी कह रही हैं कि अब आप मेरे मैसेज को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैं अब मैसेज नहीं करूंगी। विनी जी, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल मैसेज किया कीजिए। कई बार कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मसले पे हमारे एक्सपर्ट्स बात करते रहते हैं, तो मैं रोक करके फिर कमेंट नहीं
लेता हूं, लेकिन आपके कमेंट्स को जरूर, आप लोगों के कमेंट्स को देखता हूं और कोशिश जरूर करता हूं जैसे समय मिले तो मैं आप लोगों के कमेंट को लूं। सुनील कुमार, दीदी इसको दिल्ली से हटाओ बोल रहे हैं। प्रहलाद सिंह भी हैं जो कह रहे हैं अब तो ममता बनर्जी को 2024 का लोकसभा चुनाव बनारस से लड़ने की घोषणा कर देनी चाहिए, देश का माहौल एकदम से बदल जाएगा। सुनील कुमार हैं हमारे साथ। मोहम्मद अनीश जुड़े हुए हैं जो दीदी जिंदाबाद कह रहे हैं। सीमा खातून, लालू प्रसाद यादव जी जिंदाबाद लिख रही हैं। सीमा खातून तेजस्वी यादव जिंदाबाद भी लिख रही हैं। उसके अलावा हरिनारायण रफीक हैं, विनय हैं, फिर असलम भी हमारे साथ हैं, इंतखाब जान हमारे साथ हैं, नो मोर नो डॉग लिख रहे हैं। रंजीत भी हमारे साथ में, रंजीत राय साथ में। काकुली डी का कहना है गोदी मीडिया मोदी शाह के सारे हैकड़ी निकाल दिया, बंगाल केरला तमिलनाडु के लिखे पड़ी जनता, मोदी मीडिया की एग्जिट पोल बीजेपी 200 प्लस, राम के नाम पर वोट नहीं काम के नाम पर वोट दिया जनता ने। मोहम्मद आतिकुर रहमान भी हमारे साथ में हैं, ममता जिंदाबाद कह रहे हैं। हसदुद्दीन सलमान भी हैं। बद्री विशाल कह रहे हैं कि अगर पीएम का चुनाव अभी हो जाए तो बीजेपी को 0 सीट मिलेगी और मोदी जी को पानी तक खोजना पड़ जाएगा चाय में मिलाने के लिए। तस्लीम खान भी हैं जो कह रहे हैं एक नारी सब पर भारी, जय काली कलकत्ते वाली 56 इंच की निकली। उसके अलावा समीम अंसारी सऊदी अरबिया से जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो कह रहे हैं कि एक ही केस में टीएमसी वाले दागी और बीजेपी वाले वॉशिंग पाउडर निरमा, ऐसा क्यों? मोहम्मद फारूक हैं जो कह रहे हैं कि चारों नेता जो को जमानत मिल गई। बिल्कुल, ये हम लोगों ने पहले ही दिखाया कि चारों नेताओं को जो लोग गिरफ्तार हुए थे उन्हें सीबीआई कोर्ट ने जमानत दे दी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहम्मद फारूक। हसमुद्दीन सलमान भी है। बाबा क्लब गोरहंद कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो बोलेगा उसे अंदर कर देता है। तो प्रवीण कुमार हैं, बीजेपी के खिलाफ किसी के खिलाफ की बात नहीं है, बात उसूलों की है, बात समाचार की है, बात जरूरत की है। और इस वक्त अगर समाचार ये है कि जो चीजें हो रही हैं वो आप तक हम ना पहुंचाएं तो फिर ये हमारे पेशे से बेईमानी होगी और उसे हम पहुंचाना चाहते हैं, आप तक सही खबर पहुंचाना चाहते हैं दोस्तों। इसीलिए खिलाफ पे अगर एक्शन लेना है सरकार को तो ले ले, लेकिन जो बातें होंगी, जो सच होंगी, वो हम आप तक पहुंचाएंगे जरूर, हमारी कोशिश रहती है। सोनू खान भी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ देवेंद्र चटर्जी हैं जो कह रहे हैं कि धनखड़ को मालूम नहीं कोलकाता क्या चीज है। मोहम्मद फारूक भी हैं, मोहम्मद अशरफ खान भी हैं वेस्ट बंगाल, जो कह रहे हैं वेस्ट बंगाल के राज्यपाल आज के टाइम में राज्यपाल कम बीजेपी सरकार के एजेंट ज्यादा हैं। राज्यपाल अपने पद के खिलाफ काम किया है राज्यपाल ने। तो बहुत सारे साथी अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। प्रहलाद भी हमारे साथ में, मोहम्मद अली भी हैं, सैयद कलीमुद्दीन सैयद भी हैं, देवेंद्र चटर्जी लगातार लिख रहे हैं, सिराज अंसारी हैं वो लगातार लिख रहे हैं, रितेश शर्मा भी हैं, सिराज फारस भी हमारे साथ में, असलम भी हैं, हसमुद्दीन भी हैं, सुनील भी हैं, सीबीएस कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम साथी हमारे गणेश सबकोता भी जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं सर मुकुल राय शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यही तो बात है भाई कि हम लोग यही बात कर रहे हैं कि जो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं, लेकिन जो लोग बीजेपी ज्वाइन नहीं किए हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके क्या बताना चाहती है बीजेपी? आखिर ममता के पीछे क्यों पड़ी हुई है मोदी सरकार? ये जो सवाल हम कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी सुनने में ये आ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले हमारे दोनों साथी जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोनों बता रहे थे कि बात यह है कि कुछ लोग टीएमसी में जो चले गए थे बीजेपी से, अब वो फिर से टीएमसी में आना चाहते हैं। ऐसी खबर पिछले दिनों आ रही थी। और तथागत राय जो पूर्व राज्यपाल हैं आप याद कीजिए त्रिपुरा के और मेघालय के, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि कई लोग टीएमसी से छोड़कर गए थे बीजेपी में, अब वो फिर से बीजेपी में आ सकते हैं और बीजेपी खाली हो जाएगी। तो क्या उन लोगों को डराने के लिए, क्या उन लोगों को धमकाने के लिए, क्या उन लोगों को सचेत करने के लिए कि अगर आप लोग बीजेपी छोड़कर जाएंगे तो आपका भी हश्र वही होगा? इसलिए इन चारों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी, इसके बाद में सुनवाई हुई और उसके बाद में जो कुछ हुआ जमानत मिल गई है। लेकिन ये जमानत मिलने से लेकर के आज दिन भर जो घटनाक्रम हुआ है और इस कोरोना काल में जबकि टोटली लॉकडाउन से गुजर रहा है वेस्ट बंगाल, वैसे में अगर
वहां की सड़कों पर, कोलकाता की सड़कों पर टीएमसी के कार्यकर्ता बाहर निकल आए और इसका विरोध प्रदर्शन हमने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर के तमाम टीएमसी के नेताओं और उनके शुभचिंतकों, उनके समर्थकों के बीच देखा। तो आखिर ये क्या कुछ था, ये समझने की हम कोशिश इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ दो हमारे खास एक्सपर्ट्स, हमारे खास साथी जुड़े हुए हैं। सीधे कोलकाता से हमारे साथी सुमन भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर हमारे। आजकल घर से बाहर कोई निकल नहीं रहा है और आप जैसा जानते हैं कि पिछले दिनों लगातार कोरोना की चपेट में आने के बाद ऐसे भी अमलेंदु उपाध्याय जी घर पे ही हैं और अमलेंदु जी हैं। अमलेंदु जी, सीधे आपके पास आना चाहूंगा, उसके बाद एक वीडियो दिखाना चाहूंगा सुमन जी के पास आने से पहले जगदीप धनखड़ का। लेकिन सवाल यही है कि ओवरऑल जब से ये सरकार बनी है, नई सरकार, बीजेपी को 2019 से लगता था कि उसकी सरकार बन जाएगी वेस्ट बंगाल में और बहुत ही चाहत थी, और खासकर जैसा अभी सुमन भट्टाचार्य बता भी रहे थे कि आखिर कहां हैं हमारे गृह मंत्री को चाणक्य कहा जाने लगा कि वो जो भी बात कहते हैं, जिस ढंग से भी चुनाव में उतरते हैं वो करके दिखाते हैं। लेकिन हमने देखा 2018 के चुनाव में जब छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा था कि 65 प्लस कांग्रेस को आई, उनको नहीं। ऐसे कई हैं, खासकर राजस्थान में 200 प्लस, वहां भी कुछ नहीं हुआ। फिर हरियाणा में देखिए, वहां नहीं हुआ। वेस्ट बंगाल में हमने सुना 200 प्लस, वहां भी 200 प्लस का आंकड़ा जो है विरोधियों के लिए अब वो तय करने लगे हैं। अब ये कहा जाने लगा है कि होम मिनिस्टर साहब जो हैं अपने काम को, अपने मंत्रालय को छोड़ करके 6-6 महीने चुनाव करवाने में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अगर बिजी रहते हैं, इस देश का बहुत ही जरूरी बहुत सारे काम होते हैं, उनको छोड़ करके इस कोरोना काल से पहले जब कोरोना की तैयारियां करनी चाहिए थी तब छोड़ करके अगर आप 5 राज्यों का चुनाव करवा रहे थे और जो आंकड़े दे रहे थे वो आंकड़े तो आपके पक्ष में आए नहीं, तो आखिर कहां गायब हैं आप? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, हिंसा के बाद उस पर भी बातें हो गई, लेकिन लगातार इस सरकार को किसी न किसी ढंग से हिलाने डुलाने की कोशिश जो हो रही है, इस सरकार के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसे किस रूप से आप देखते हैं? आखिर बीजेपी को कभी अभी भी क्या लगता है कि वहां पे कुछ भी करके सरकार पे काबिज हो सकती है, ऐसा कुछ लगता है आपको अमलेंदु जी? नहीं, देखिए, पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दे दूं, फिर पहले सवाल पे आऊंगा। मतलब बीजेपी जो कर रही है, एक तो ये बात सही है कि मोदी जी जो है अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और उनको बहुत सदमा लगा है, क्योंकि इस पे पूरी प्रतिष्ठाएं होती है, मोदी जी की और अमित शाह की दोनों की लगी थी। खासतौर से मोदी जी की प्रतिष्ठाएं होती पूरी दांव पे लगी हुई थी। इतना नीचे स्तर पे गिर करके उन्होंने प्रचार भी किया, ठिकरे कसे ममता बनर्जी के ऊपर, सब कुछ किया। उसके बाद भी जो है, मतलब जो परिणाम आए वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं कुल मिलाकर के। तो इसलिए वो इस सदमे से अभी तक निकल नहीं पाए हैं। होता यह है कि जब आदमी कुछ प्रभावशाली स्थान पे होता है और जब उसे इस तरीके का सदमा लगता है तो उसके पास जितनी शक्तियां होती है वो उसका फिर गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करता है अपने उस गम को मिटाने के लिए। वही स्थिति आज जो है वो प्रधानमंत्री के साथ जो हो रही है बंगाल की स्थिति को लेकर के। दूसरा, बंगाल के जरिए जो है एक संदेश जो है वो और देने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश के जो 2 प्रमुख विपक्षी दल हैं, सपा बसपा, दोनों को जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि 2022 में हल्के चलो रहे। तो मुझे लगता है कि ये संदेश वहां से, बंगाल से जो यहां देने की एक कोशिश भी है कि आप जो थोड़ा स्लो डाउन चलिए थोड़ा कुल मिलाकर के। तो ममता बनर्जी तो एकदम स्लो डाउन है ही, वो तो मतलब बी टीम क्या ए टीम बनी हुई है इस समय भाजपा की। जो प्रेस नोट मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी होना चाहिए वो मायावती जी जारी कर रही है। अखिलेश यादव जो है वो खामोश है एकदम, भाजपा का नाम भी नहीं लेते हैं और ट्वीट जो है वो अपरोक्ष रूप से जो भाजपा की वो तंज करते हुए कसते हैं, सड़क पे दिखाई नहीं पड़ते हैं कुल मिलाकर के। आजम खान से मिलने के लिए पहुंच जाते पर उनके लिए ट्वीट नहीं करते हैं, सरकार से बातचीत नहीं करते हैं कि उनको जो आप सही उपलब्ध करा दीजिए। तो ममता बनर्जी के जरिए जो है ये एक संदेश देने की उत्तर प्रदेश को खासतौर से कोशिश की जा रही है कि ज्यादा ममता बनर्जी के चक्कर में मत रहो, वरना तुम्हारे साथ भी हम ये हरकत कर सकते हैं। तो ये संदेश जो वहां से ये देने की कोशिश की जा रही है, ममता बनर्जी को अस्थिर करना का प्रयास तो है ही, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे अस्थिर करने में, क्योंकि ममता बनर्जी के पास एक ह्यूज मेजोरिटी है। और आप मान लीजिए कि बात 200 से ज्यादा उनके अगर विधायक हैं, तो आप जब तक 100 लोगों का इस्तीफा नहीं कराएंगे तब मायावती को, ममता बनर्जी को हिला नहीं सकते। तो 100 का इस्तीफा आप नहीं करा सकते, क्योंकि 100 लोग जो नारदा सारदा में फंसे हुए नहीं है, और जो फंसे हुए थे वो आप क्या पहुंच गए हैं। सब जो कहीं भी फंस सकते थे वो सब भाजपा में पहुंच चुके हैं कुल मिलाकर के। तो इसलिए आप वहां
उस तरीके से अस्थिर नहीं कर सकते। बस आप एक डराने की एक कोशिश जो है वो एक कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में भी था, कुछ अधिकारियों के जो ऊपर थे वो सीबीआई के छापे डलवाए गए, इसलिए कि किसी तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार जो काम कर रही है उसको डराया जाए कि हम जो है सीबीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सीबीआई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो जो डरपोक होता है वो डरा करता है, जो कमजोर होता है और जिसकी कहीं नस फंसी होती है वो डरा करता है। तो जो जिसका दवा नहीं है कहीं पैर, तो वो डरने वाला नहीं है। तो ये चीज समझनी चाहिए। अब आ जाते हैं पहली चीज पे कि मोदी जी कहां है और शाह जी कहां है कुल मिलाकर के। तो जाहिर सी बात है कि दोनों जो है वो भाजपा के प्रचार मंत्री हैं और इनका खर्चा चलता रहे इसलिए इनको प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बना दिया गया है कुल मिलाकर के। मतलब सरकारी खर्चे पे भाजपा का प्रचार करते हैं, इस काम पे इनको रखा गया है। और ये मुझे लगता है कि राष्ट्र के साथ जो है बहुत बड़ी जो है बेवफाई है। और एक तरीके से कहा जाए कि राष्ट्र की कमाई पे जो है ये भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के पल रही है, अपने इन दो नेताओं से राष्ट्र के पैसे पे चुनाव प्रचार करवा रही है कुल मिलाकर के। मुझे लगता है ये बहुत अनैतिक है। भारतीय जनता पार्टी को एक 24 घंटे का प्रधानमंत्री और 24 घंटे का गृहमंत्री इस देश को दे देना चाहिए और प्रचार करने के लिए मोदी जी को, अमित शाह जी को रखें, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे आप उनसे प्रचार कराइए, 12 महीने 7 दिन 24 घंटा आप उनसे प्रचार कराइए, कोई दिक्कत नहीं। देश को क्या आपत्ति होगी भाई? आप जिससे चाहो उससे प्रचार कराइए, आपके नेता हैं, किसी को आपत्ति थोड़ी है। लेकिन जब आपने देश को प्रधानमंत्री चुनने के लिए दिया है तो भैया जिसको प्रधानमंत्री चुना है तो उसको प्रधानमंत्री का काम करने दो। आप उसे उठा करके कभी ग्राम पंचायत के चुनाव में भेज देते हो, कभी जिला पंचायत के चुनाव में भेज देते हो, कभी विधानसभा के चुनाव में भेज देते हो, कुछ नहीं बचता बांग्लादेश भेज देते हो चुनाव प्रचार करने के लिए। तो भाई वो आदमी ही है ना, कोई मिला के थक जाएगा तो देश का काम कब करेगा जिस काम के लिए उसको असली जिम्मेदारी दी हुई है, जिसका बात का पैसा मिल रहा है। भाई 3.5 करोड़ से ज्यादा जो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने अपना जो था वो दाखिल किया है कि उनकी संपत्ति जो 3.5 करोड़ है तो प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हुई होगी। इतनी वरना तो वो तो फकीर है, एकदम कुछ भी नहीं है उनके पास। तो ये जो तनख्वाह मिलती है और उस पर आप काम करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि देश के साथ जो इस तरीके की हरकतें ठीक नहीं है। ठीक है, आप प्रधानमंत्री से बिल्कुल आप काम कराइए। हम जानते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, आपको सीटें जिता सकते हैं। हालांकि लोकसभा के बाद जो है वो नहीं जिता पा रहे हैं, हार हो रही है बहुत बुरी तरीके से। लेकिन फिर भी मतलब उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास या चुनाव प्रचार के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो आपकी मजबूरी हो सकती है चुनाव प्रचार की ये मोदी जी को उतारना, लेकिन भाई देश के साथ आप जो है ये गद्दारी क्यों कर रहे हैं? ये देश के साथ जो है अच्छी बात नहीं है। देश को आप एक कायदे का प्रधानमंत्री दे दीजिए, वरना फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आप जो ये चुनाव ही नहीं बढ़ता, इसको समाप्त कर दीजिए। प्रधानमंत्री को उनका काम करने दीजिए जिसके लिए उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें प्रधानमंत्री का दोष कम है, भारतीय जनता पार्टी जो है उसका दोष ज्यादा है कि वो प्रधानमंत्री को उनका काम नहीं करने देती है। उठा करके कभी जिला पंचायत के चुनाव में, कभी नगर पंचायत के चुनाव में, कभी विधानसभा के चुनाव में, और कुछ नहीं है तो भाषण देने के लिए कि कहीं और जो है वो भेजती रहती है रैलियों में। तो ये काम जो है किसी और को सौंप दिया। मतलब एक तरीके से ये कार्य विभाजन जो होना चाहिए वो निश्चित तौर पर स्पष्ट होगी किसको प्रचार करना है और किसको सरकार चलानी है। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक देश के साथ इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहेंगी। और जिस तरीके से देश आज गड्ढे में जा रहा है, असुरक्षित हाथों में है, लोगों की जाने जानी है, इसके लिए शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की ये जो नीति है ये जिम्मेदार है। इसके लिए उसको देश से माफी भी मांग देनी चाहिए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे कई सारे साथी भी जुड़े हुए हैं, कमेंट लिख रहे हैं, आपके कमेंट्स को भी लूंगा। लेकिन उससे पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। अभी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जगदीप धनखड़ जो राज्यपाल हैं वेस्ट बंगाल के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जरा इसे सुन लीजिए। सुनने के बाद सीधे आऊंगा सुमन जी आपके पास और थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ का नाम जब जब वेस्ट बंगाल की बात हो रही है उनका नाम भी साथ साथ चल रहा है। हालांकि कई राज्यों में राज्यपाल बिल्कुल अलग ढंग से काम करते हैं। यहां के राज्यपाल एक पैरेलल राजनीति कर रहे हैं, और इतनी नहीं, वो राजनीति जो है मीडिया के साथ भी कर रहे हैं। जरा ये सुनते हैं, देखते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कहां जा रहे हैं इस विषय को एक बार छोड़ दीजिए। आपसे गुजारिश करता हूं, क्या मीडिया वहां गया? जिन लोगों ने अपना घर छोड़कर दूसरे प्रांत के अंदर रहे, गया? नहीं गया। क्यों नहीं गया? मुझे उस दिन का डर लगता है जिस दिन मीडिया डर जाएगा। वो दिन आज मेरे सामने है। जहां भी गया मैंने पूछा कोई पत्रकार आया क्या? कल नहीं आया। हम कहां जा रहे हैं?
आदमी घर क्यों छोड़ता है? पश्चिम बंगाल में आज के दिन हजारों लोग अपना घर छोड़कर पश्चिम बंगाल में दूसरी जगह शरण ले रखी है, कुछ दूसरे प्रांत में गए। वो तब छोड़ता है जब वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है, मैं यहां जिंदा नहीं रह सकता। ये कंक्लूजन पर पूछता है कि प्रशासन मेरी जिंदगी नहीं बचाएगा, व्यवस्था मेरी मदद नहीं करेगी, तो जान बचाने के लिए वो भगता है। और जान बचाने के लिए दूसरे प्रांत में शरण ले, इससे ज्यादा शर्म की बात सरकार के लिए और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं मेरा सर झुकाता हूं इस बात को लेकर कि मैं प्रथम सेवक हूं, पर आप भी मेरे साथ दोषी हैं। मेरे साथ तो कुछ पत्रकार गए, आप कहीं क्यों नहीं गए? कौन सा ऐसा डर है जो आपको रोक रखा है? हमने देश में देखा है, एक प्रांत से जब कुछ लोग प्रांत छोड़कर गए, आज तक हमारे दिल पर वो चोट है। मैं नहीं चाहता ऐसी पुनरावृत्ति पश्चिम बंगाल में हो। तो सुना सुमन जी आपने, आखिर कौन सा डर है कि हम इनके साथ नहीं गए, मीडिया की बात कर रहे हैं, और क्या ये डर और इस बात की चर्चा इनसे अगर देशव्यापी ढंग से की जाए तो दिल्ली और एनसीआर में जब हम लोग बैठ करके पत्रकारिता कर रहे हैं तो यहां भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर कौन सा डर है कि बहुत सारी बातें बहुत सारे मीडिया वाले नहीं दिखा रहे हैं, वो आंकड़े नहीं दिखा रहे हैं, वो जो तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं जो आज दिखानी चाहिए मीडिया के सामने। लेकिन इसी बीजेपी के भेजे हुए एक राज्यपाल पश्चिम बंगाल में जब इनकी सरकार नहीं है तो वहां मीडिया से अपील करते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या कौन सा डर है। इसके अलावा एक रिमार्केबल आखिरी सेंटेंस आप याद कीजिए, अभी धनखड़ जी की बातों में कह रहे हैं कि एक जो सूबा है, एक राज्य, वहां के लोग जैसे छोड़कर चले गए वैसे ही मैं नहीं चाहूंगा कि यहां के लोग भी चले जाएं, यानी पलायन कर जाएं। बात थी कश्मीर की, कश्मीरी पंडितों की बात पे वो आ गए थे और कर रहे थे। ओवरऑल धनखड़ साहब क्या बताना चाह रहे हैं? और आप चूंकि कोलकाता में हैं, बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पे धनखड़ साहब का राजमहल है, आप जानते हैं, राजभवन। आजकल राजमहल ही मुंह से निकलता है, इसलिए क्योंकि यहां भी दिल्ली में भी राजमहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने लिए सेंट्रल विस्टा में बनवा ही रहे हैं। तो यही सब आप देख रहे हैं हम लोग, इसलिए राजमहल जो है या राजभवन वहां से ज्यादा दूरी पर आपका घर नहीं है। ओवरऑल जो आप देखिए तो ये क्या कह रहे हैं, आखिर मीडिया से जो अपील कर रहे हैं, ये बीजेपी का एक नुमाइंदा इस ढंग से मीडिया से को कहे कि आप लोगों को कौन सा डर है, तो ये मैं जरा आपसे सुनना चाहता हूं कि आखिर कोलकाता और वेस्ट बंगाल के पत्रकारों को कौन सा डर खा रहा है कि वो सच्ची पत्रकारिता धनखड़ साहब के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है, जगदीप धनखड़ जी का जो है वो पहले सुबह 6 बजे उठ के सारे जितने सारे नेशनल मीडिया थे जहां पे न्यूज होने से उनको दिल्ली में थोड़ा सा उनका नंबर बढ़ता है, उनका जो बॉस है अमित शाह जी को उनको थोड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेट करे, वो सारे जो नेशनल न्यूज पेपर है, न्यूज चैनल है, उनके कॉरेस्पोंडेंट को सुबह 6 बजे फोन करता था, जो आज मैं ये ट्वीट करूंगा, आज मैं वो ट्वीट करूंगा, आज मैं ममता बनर्जी के खिलाफ ये बोलूंगा, आज मैं स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए क्रिटिसाइज करूंगा। ये सब उन्होंने पिछले 3 साल से कहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर हम लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं तो डेमोक्रेसी का आतंक, जिसलिए अभी तक नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, वो है इलेक्शन रिजल्ट। तो जब सेकेंड ऑफ इलेक्शन का रिजल्ट आ गया तो जगदीप धनखड़ का जो इतने 3 साल का कोशिश सारा बेकार हो गया। पब्लिक ने देखा, सारा देश देखा, ममता बनर्जी इलेक्शन जीत के वापस आके और बीजेपी, जिसको उन्होंने इतना जगदीप धनखड़ बड़ा चढ़ा के बोल रहा था, लगभग बीजेपी का एक स्टेट प्रेसिडेंट के तरह बोल रहा था, वो बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन फ्रस्ट्रेशन होता है, जगदीप धनखड़ को दूसरा कुछ असाइनमेंट चाहिए, तो जगदीप धनखड़ फिर से उतर आए। और राजीव जी आपने बिल्कुल ठीक बोला है, मेरा जहां पे ऑफिस है, मैं जहां से बैठ के आपके लिए लाइव कर रहा हूं, वहां से राजभवन बिल्कुल 500 मीटर की दूरी में, 500 मीटर, 1 किलोमीटर नहीं है। तो आप अगर बंगाल के बारे में आप अगर देखेंगे और या कलकत्ता की जो राजभवन है देखेंगे,
वो ऐसे ब्रिटिश टाइम में बना है, और ये बंगला मीन राइस रॉय का हाउस था, काफी बड़ा है, शायद पूरा देश में इतना अच्छा गवर्नर हाउस नहीं मिलेगा, राजभवन नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे पेपर में मैंने भी लिखा हूं, जगदीप धनखड़ को ये अगर सचमुच बंगाल के बारे में कुछ सोचना है तो ये राजभवन छोड़ के उनको चला जाना चाहिए। राजभवन को एक कोविड सेंटर बनाना चाहिए, जहां पे इतना जगह है, वहां पे कोविड रोगियों को ट्रीटमेंट करना चाहिए। और वो किसी भी बीजेपी एमपी को बोल सकते हैं कि अपना फ्लैट मेरे को दे दीजिए, मैं ऐसे भी बीजेपी का ही काम कर रहा हूं, तो 3-4 महीने में यहां पर रहूं, थोड़ा सा कोविड का मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट कर ले, फिर से मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन वो लोग जगदीप धनखड़ क्यों करेंगे? जैसे अमिनंदु जी बोल रहे थे, जो सरकारी खर्चे में अमित शाह सारा जगह घूमता रहा और सरकार गिराते रहे, उसी तरह जगदीप धनखड़ बीएसएफ के हेलीकॉप्टर में सारा जगह घूमता रहा। ये आपको मालूम है कि नहीं? मैं आपको एक बात बोल दूं अजीत जी, बंगाल में कम से कम 200 बीजेपी लीडर है जिन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट से सिक्योरिटी मिलता है, ठीक है, और इनमें से ऐसे भी लीडर है जो ड्रग्स पेडलिंग के केस में अभी जेल के अंदर, राकेश सिंह बोल के लीडर है, ठीक है। तो कैसे सेंट्रल पावर को मिसयूज किया जाए, और सिर्फ इसलिए मिसयूज किया जाए कि आप एक प्रतिपक्ष की गवर्नमेंट को, एक ऑपोजिशन की गवर्नमेंट को हरास किया जाए, उसका आखिर तक का जो एग्जाम्पल है बीजेपी सेट कर, और इस एग्जाम्पल सेट करने में जगदीप धनखड़ बहुत बड़ा टूल, या आप अगर चेस के परिभाषा में बोलेंगे तो पॉन है, वो है जिसको बीजेपी यूज कर रहा है। और वो सारा दिन वो खुद को एक लॉयर मानता है, और वो सारा दिन ट्वीट करता रहा, ममता जी ये कर रहा है, वो कर रहा है। आज आखिर तक जब शाम में सीबीआई का स्पेशल कोर्ट, please we have to remember that the judge of the CBI special court had been also recruited by the central government, ठीक है ना। तो अनुपम मुखर्जी जब उस अरेस्ट को खारिज कर दिया और इन चारों लीडर को जमानत दे दिया, तब कहां पे जाके खड़ा होता है जगदीप धनखड़? कहां पे जाके खड़ा होता है उसका सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? मैं बोलता हूं ना राजीव जी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है, जो बीजेपी के जो लीडर है वो सारा सुनाई बातों में चलता है। आप अगर आरएसएस का डॉक्यूमेंट देखेंगे, उसका हिस्ट्री भी सिर्फ ओरल हिस्ट्री है। ओरल हिस्ट्री से बोल देता है कि ताजमहल एक शिव मंदिर था। उनका पूरा जिंदगी ओरल हिस्ट्री से चलता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेक नहीं करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जगदीप धनखड़ हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर धारा बोल रहे थे, उस कॉन्स्टिट्यूशन में 163 to 168 स्पेसिफाइज द ड्यूटी एंड रोल ऑफ गवर्नर। वहां पे सीधा लिखा है, और मैं उससे ज्यादा याद करा दूं, अगर आप अम्बेडकर जी की स्पीच सुनेंगे, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है डी बासु या किसी का भी आप ओपिनियन लेंगे, जैसे स्पिरिट says that governor is just a constitutional head. He has to obey and he has to follow the elected state government's decision and policy matters. बट जगदीप धनखड़ अपने आप को ये सब मानने के लिए तैयार नहीं है। वो खुद को लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर समझते हैं। जैसे अमित शाह जी भी है ना, अमित शाह को कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आता है? इसीलिए तो सीआईए एनआरसी लेके जो उन लोगों को जेल में डाला जो लोग अपोज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है राजीव जी। आपके एक व्यूअर ने बोला है ना, 70 साल की भारत में जो नहीं देखा, ये 7 साल में बीजेपी ने सारा कुछ दिखला दिया। आपको जो नहीं करना चाहिए था, एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, वो सारा कुछ हो गया। और प्रॉब्लम क्या है वो है, आप देखिए राजीव जी, ये लोग सारा वक्त हिंदू राष्ट्र कहते हैं। मैं तो ये बोलता हूं कि इनका जो मुसलमान नेबर इन कंट्री है, बांग्लादेश हो, बांग्लादेश से तो बहुत गाली दिया अमित शाह को, या अफगानिस्तान हो या मिडिल ईस्ट का कंट्री हो, बहुत गाली देता है। आप सोचिए एक बार नेपाल का क्या हालत है। नेपाल भी अमित शाह को या बीजेपी के सरकार के खिलाफ है।
जो एकमात्र हमारे नेबरहुड में हिंदू राष्ट्र है। देखिए अमित शाह जी तो ब्रसेल्स में जाके यूरोपियन यूनियन में जाके हिंदू राष्ट्र के बारे में बता नहीं सकते, नाइदर वो जो बाइडेन को जाके बोल सकते कि आप चर्च को छोड़ के राम मंदिर में आ जाओ। तो उसका जहां पर राम मंदिर के बारे में बोलना चाहिए था, और नेपाल भी उनका बात नहीं सुनता। और नेपाल में भी गोदी मीडिया के खिलाफ या अर्नब गोस्वामी और जो दूसरे चाटुकार लोग हैं उनके खिलाफ इतना आक्रोश है। आपको पता है कितना आक्रोश है? नेपाल की जो सबसे बड़ा पेपर है उसका जो एडिटर जुमराज घिमरे हमारे आउटलुक में कॉलीग थे, रोज वो काठमांडू में लिखता है मोदी मीडिया के खिलाफ, क्योंकि उन लोगों ने नेपाल जो हमारा इतने साल का भरोसेदार नेबर था उसके साथ भी रिलेशन खराब कर दिया। देखिए ये बहुत बड़ा कंट्री के सामने सवाल है। अमरिंदर जी ने जो बोला कि इलेक्शन अगर बीजेपी हार जाएगा तो बीजेपी के लिए 2024 बिल्कुल दिल्ली दूरस्थ हो जाएगा। तो 2022 का यूपी इलेक्शन से पहले वो डराना, धमकाना, लोगों को ब्राइब करना, सब कुछ कोशिश करेंगे। यही उनका आदत है। क्योंकि अगर आप थियोरेटिकली या पॉलिटिकली या कॉन्स्टिट्यूशनली बात करेंगे तो अमित शाह को कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता है। आपने कभी देखा है उसको? वो कभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलता है? वो घर में आके हम लोगों को रविंद्रनाथ टैगोर सिखा रहा था, जब उसको रविंद्रनाथ टैगोर की बाला अब जो स्पेलिंग है वो भी पता नहीं है, उसको पता भी नहीं है रविंद्रनाथ टैगोर कहां पे जन्म लिया था। ये जेपी नड्डा आके हिंदू का जो आइकॉन विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, उसका जो सरनेम है वो गलत बोला, विवेकानंद ठाकुर बोल दिया। जो हिंदू का आइकन है श्री चैतन्य, ठीक है, उनके बारे में भी गलत बोला। इनको हिंदुइज्म के बारे में पता नहीं है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता नहीं है। ये सिर्फ जो तख्त है, जो पाया है, उसको कैप्चर करना जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, अपने अपने कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों के कमेंट भी लेना चाहूंगा। देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं आज भारत की जनता सिर पीट रही है बीजेपी को सत्ता दे करके। मोहम्मद एहतेशाम कह रहे हैं जुड़े हुए हमारे साथ। उसके अलावा सत्यव्रत द्विवेदी कह रहे हैं ये चमचों का चैनल है, उनको यही लग रहा है सत्यव्रत द्विवेदी जी को कि हम लोग चमचई कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, आप सुन तो रहे हैं, चलिए इस चमचई को भी सुन लीजिए आप, अगर आपको लगता है कि ये चमचों का चैनल है। सैयद कलीमुद्दीन सैयद कह रहे हैं नेक्स्ट पीएम ममता बनर्जी 100%। आफ्ताब खान कह रहे हैं मोदी जी को अगर किसी से डर लगता है तो वो है ममता बनर्जी। सुरेश चंद्र गुप्ता कह रहे हैं हिंदुओं को मार रही थी तब कोई नहीं बोला। अब इनको कहां दिखाई दिया ये जरा समझना होगा। खैर विनी कपूर कह रही हैं कि राधे राधे जी, उनकी औकात यही है कि ऐसी गंदी भाषा प्रधान को नहीं बोलना चाहिए। असलम चिश्ती, इस गवर्नर को उत्तर प्रदेश भेज देना चाहिए, इनका कहना है। उसके अलावा मोहम्मद हातिम अंसारी डीवी लाइव चैनल को मेरा नमस्कार कह रहे हैं। प्रकाश बाबू श्रीवास्तव का कहना है कि बनारस की जनता ने अपने सांसद मोदी से मांग की है कि बंगाल के राज्यपाल धनखड़ को विधानसभा चुनाव से पहले यूपी का राज्यपाल बना दे ताकि बीजेपी चुनाव जीत सके। हरबीर सिंह कह रहे हैं जो हिंदू इस चैनल में ममता जैसे नेताओं को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दिन यही तुम्हारे साथ भी होना है। अब हरबीर सिंह जो हैं वो बहुत बड़े, हम लोगों से भी बड़े हिंदू हैं। अगर हिंदुओं की बात करें तो फिर अब क्या कहेंगे, आप अपने हिंदुइज्म को अपने पास रखिए हरबीर सिंह जी, और हिंदुत्व की बात यहां मत उठाइए। यहाँ जो है ये सर्वधर्म है, और अगर सिर्फ हिंदुओं की बात करेंगे तो आप मेरे से 1 to 1 पहले डिबेट कर लीजिए, फिर बात करें। अपनी बात रखिए कमेंट बॉक्स पे, अभी मैं डिबेट करने के लिए आपसे तैयार हूं। कीमा अंसारी हैं, क्योंकि एक बात और हरबीर सिंह जी बता दूं कि यहाँ फालतू की बातें करने मत आया कीजिए। आपको चैनल पसंद ना आए बाहर चले जाइए। कीमा अंसारी हैं जो सरकार तो 7 साल पहले चल रही थी, आज तो मदारी का खेल चल रही है। असलम चिश्ती, इस गवर्नर को भेज दीजिए, कह ही रहे हैं। उसके अलावा अब्दुल बारिक हैं, फिर
सत्यव्रत द्विवेदी, फिर अनिल लोधीपुरी कह रहे हैं मान्यवर आरएसएस वालों के लिए देश की आजादी दहेज में मिली वस्तु है और उसने स्थापना काल से ही अपने वैचारिकी में लगे हैं, सो कर रहे हैं। उसके प्रचार मंत्री चाहिए, पीएम नहीं, सो कर रहे हैं और अपने तय तरह ही काम कर रहे हैं। राजेश सिंह कह रहे हैं कि धनखर यूपी का भी लॉ ऑर्डर देख लो, जहां पर सरेआम पत्रकार को पीटा जा रहा है, धनखर बीजेपी का गुंडा है, इनका कहना है राजेश सिंह का। रितेश शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं जो कह रहे हैं बीजेपी सरकार बौखलाई हुई है, माफ करें, बिल्कुल सही कर रहे हैं। फिर असलम चिश्ती कह रहे हैं इन अंधभक्तों की बस एक ही दवाई है, लात लात और बस लात, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। खैर मैं जरा असलम भाई इस बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। कहीं भी किसी भी ढंग से हिंसा अच्छी बात नहीं है। अपनी बात को अपने बात पे, और खासकर अगर शब्दों की बात जहां चल रही हो, शब्दों से ही अगर आप कोई भी लड़ाई लड़ना चाहें, वैचारिक रूप से कोई लड़ाई लड़ना चाहें तो लड़िए। जब मारपीट और दंगा फसाद इन सब पे हम आ जाएंगे तो फिर हम में और उन बेवकूफों में क्या फर्क रहेगा। उनको बेवकूफी करने दीजिए जो धर्म के नाम पे बेवकूफी कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर दंगा फसाद कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि इस देश का 70% 80% हिंदू एक होकर के और इस देश को एक हिंदू राष्ट्र में बदला जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी के पास, उनकी सरकार के पास 303 सीटें और उस पूरी सरकार को कहें तो 350 से ज्यादा सीटें थी। हिंदू राष्ट्र बनाना था, आपके हाथ में सब कुछ था, बना देते आप, लेकिन आप नहीं कर पाए क्योंकि ये देश जिस ताने बाने के साथ में बना है, इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र जिस ताने बाने के साथ में जुड़ा हुआ है, वो बात समझनी पड़ेगी और उस चीज को खत्म नहीं कर सकते हैं। वो जो बुनियाद है उसे आप खत्म नहीं कर सकते हैं। ये बात अगर नहीं समझेंगे तो फिर आप इस देश के नागरिक कहलाने के हकदार नहीं होंगे, ये साफ समझ लीजिए। मैं असलम चिश्ती जी आपको नहीं कह रहा हूं ये सारी बातें, ये उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं, जो इस देश की राजनीति, इस देश में सियासत करना चाहते हैं, उनके लिए कह रहा हूं। और वो अगर हम मुझसे पर्सनली अगर चाहें तो 2-4 करना चाहें, शब्दों के साथ, तथ्यों के साथ कर सकते हैं। मैं मारपीट नहीं कर सकता हूं, उससे मैं बाहर रहता हूं और वो नहीं कर सकता। उसके लिए कानून है, मैं सीधे कानून के हवाले आपको कर दूंगा। तो इसलिए जो भी हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं, जिन्हें हमारे प्रोग्राम की बातें पसंद नहीं आती हों, अपने तथ्यों के साथ रखिए। अगर हम धनखर की बात रख रहे हैं और राज्यपाल धनखर कह रहे हैं कि आप लोगों को, पत्रकारों, आप लोगों को क्या हो गया है, यहां आप लोग पत्रकारिता क्यों नहीं कर रहे हैं, आप हमारे साथ क्यों नहीं जा रहे हैं, तो अगर वो कह रहे हैं तो यही बात मैं दिल्ली में बैठ के पूछ रहा हूं कि यहां के पत्रकार क्या कर रहे हैं। यहां दिल्ली और एनसीआर में जो मौतें हो रही हैं, जो शमशान में लाइनें लगी हुई हैं, वो कौन बताएगा? वो कौन बताएगा कि इस वक्त कोई ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गया, कोई हॉस्पिटल में बेड नहीं रहने के कारण मर गया, कोई दवाई नहीं रहने के कारण मर गया, कोई इस व्यवस्था के कारण मर गया, उसकी बात कौन करेगा? और उस पर अगर उंगली उठानी होगी, सवाल करना होगा तो हम करेंगे और बिना डरे करेंगे। इसलिए आप लोगों में से जो हमारे साथ आना चाहें हमारे साथ रहिए, जिनको हमारी बातें पसंद ना आए बिल्कुल आप हमारे इस प्रोग्राम को छोड़कर जा सकते हैं। और अगर रहना है और अगर लिखना है तो तथ्य लिखिए। यहां पे आप लिखिए कि हां यहां पे 5000 लोग नहीं, 50 लोग भी नहीं मरे हैं। आप बताइए कि वो जो विजुअल्स हैं, जो गंगा किनारे लाशें दफनाई गई हैं, वो विजुअल्स गलत हैं। आप भी बोलिए उस अभिनेत्री के हिसाब से जो कंगना रनौत कहती है कि ये जो विजुअल्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, ये जो लाशें तैर रही हैं नाइजीरियन हैं। अगर वो नाइजीरियन दिखाई देते हैं, हिंदुस्तान में नाइजीरियन लोग दिखाई देते हैं, आपको भी लगता है, प्रमाण दीजिए भाई, प्रमाण दीजिए। आप, हम आपसे बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फालतू की बातें करने के लिए इस मंच पे मत आइए, यही मैं कह रहा हूं। अब्दुल बसुर भी हमारे साथ हैं, आदित्य रोडवेज हमारे साथ में हैं, फिर हमारे साथ राजेश सिंह बने हुए हैं। रूपलाल गुगरवाल कह रहे हैं कि सत्य शब्दों की फौज बनाओ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सचिन कुमार भी हैं, मलकीत सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं, काकुली डी हमारे साथ में हैं, जो जिनका कहना है कि हमारे देश के वैक्सीन को, हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया, अंधभक्तों जवाब दो। बिल्कुल, अगर कोई पूछ रहा है कि वैक्सीन, जब हमारे देश में वैक्सीन की जरूरत थी, आज दिल्ली सरकार ने कह दिया कि हम 18 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाएंगे, इन लोगों को वैक्सीन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। इस देश में जब वैक्सीन की जरूरत थी,
आप विदेश भेज रहे थे और आप विश्वगुरु बन रहे थे, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। और सवाल अगर एक पत्रकार नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? इस मंच से हम ये सवाल नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? एक मंच है, यहां से हम सवाल उठाएंगे और उठाते रहेंगे। आपको बुरा लगता है तो माफ करें, आप हमारे प्रोग्राम को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन आप हमारी जुबान को अगर बंद करना चाहेंगे तो यह नहीं हो सकता। हमारी जुबान तब तक बंद नहीं होगी जब तक कि हमारे अंदर सांस है, ये याद रखिए। इसीलिए ये मंच नहीं, कोई और मंच होगा। जवाब तो देना होगा, जवाब पूछे जाएंगे, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जवाब आपको देना होगा। और ये बात अगर यहां होती है, अगर पूछा जाता है कि आखिर हमारे देश के वैक्सीन को, हमारे बच्चों की वैक्सीन को कहां भेज दिया, क्यों भेज दिया, तो क्यों नहीं सवाल किया जाएगा? आज अभी तूफान आया हुआ है, पश्चिमी तट पर तूफान है। आज पूरे देश में अलग तरह का कोहराम मचा हुआ है कोरोना का, और इस पर अगर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है तो सवाल क्यों न करें? आपकी व्यवस्था कहां है? आप जिस सिस्टम की बात करते हैं वो सिस्टम कहां है? यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? इस बात पे अगर आपको इल्म ना हो, इस बात पे आपको अगर विश्वास ना हो, इस बात पे अगर आपको इत्तेफाक ना हो, तो मत रहिए हमारे साथ, मत कीजिए हमारी बातों में बातें, मत लगाइए। आप हमारे इस प्रोग्राम को मत सुनिए, आप प्रोग्राम को छोड़कर जा सकते हैं। आपको न आने का हमने कोई बंधन डाला है, न जाने के लिए कोई बंधन है। आप छोड़ के जा सकते हैं आराम से। 4-10 लोग कम रहेंगे, क्योंकि 4-10 लोग ही आप लोग आते हैं जो अनाप शनाप बातें करते हैं। 4-10 लोग ही हैं जिनको अगर आज भी आपके घर में किसी की मौत अगर हो गई हो तो आप समझेंगे। अगर आपके घर में मौत नहीं हुई होगी इस कोरोना काल में तो आपको आज भी भक्ति नजर आ रही होगी। मैं समझ सकता हूं। आप भक्त बने रहिए, आज न कल आप पछताएंगे। मैं इस मंच से बोल रहा हूं क्योंकि इस देश की जो व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है। इस देश का जो लोकतंत्र है उसे तोड़ने, उसे खराब करने, उसे खत्म करने की कोशिश हो रही है। उसे बचाने के लिए तो किसी न किसी को आगे बढ़ना होगा। अगर आहुति देनी होगी, अगर बलिदान की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी तैयार हैं हम। इसलिए कोई डर नहीं है। और हमारे कई सारे साथी पूछते हैं कि आखिर आपको डर नहीं लगता? मैं अभी भी बोलता हूं, कोई डर नहीं लगता। इस देश के लिए, इस देश का नागरिक हूं। इस देश को हमारे पूर्वजों ने जैसे संवारा, बनाया, लोकतंत्र दिया, उसकी रक्षा करने के लिए हम पैदा हुए हैं और आजीवन जब तक सांस है रक्षा करेंगे। और जो हमारे साथ आना चाहे आए, नहीं आना चाहे बाहर जा सकता है। खैर, बहुत सारे साथी हैं, जुड़े हुए हैं लगातार। बहुत लोगों की बातें मैं नहीं ले पाया, लेकिन हमारे साथ जैसे उषा किंदू हैं हमारे साथ, फिर शाह सुल्तान हमारे साथ बने हुए हैं, गणेश सपकोटा बने हुए हैं, जलील खान बने हुए हैं, बहुत सारे साथी, तस्लीम खान भी बने हुए हैं, बहुत सारे साथी बने हुए हैं, संजय कुमार भी हैं, और रितेश शर्मा भी बने हुए हैं, मनगुलू गोंड भी हमारे साथ में हैं, निजाम भी हैं, हसमुद्दीन सलमान भी हैं। हालांकि एक सवाल और लेना चाहता था अपने साथियों से, लेकिन समय निकल चुका है और कुछ बातें ऐसी हो गई कि जिस पर जवाब देना जरूरी था। मुझे लगता है कि मेरी इन बातों से इत्तेफाक रखते होंगे मेरे दोनों साथी, जिन बातों पे हम लोग अभी चर्चा करते रहे हैं, जिन बातों को मैं कहता रहा हूं। लेकिन हमारे साथी सुमन भट्टाचार्य कुछ कहना चाहते हैं। पहले सुमन जी आपके पास आना चाहूंगा, फिर एक छोटे से विचारों के साथ अमलिंदु जी आपके पास भी आना चाहूंगा, और फिर दोस्तों आप हमारे साथ तब तक बने रहिए। सुमन जी कुछ कहना चाहते हैं? राजीव जी, आपने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। जो आपके प्रोग्राम में नहीं आना चाहते हैं वो नहीं देख सकता है। देखिए, यही बीजेपी का या जो भक्त लोग हैं उन लोगों का प्रॉब्लम है। वो लोग चाहते हैं कि सारे लोगों को एक ही तरह से जिंदगी में चलना पड़ेगा, सारे लोग एक ही तरह से बात करेगा। ये जो इंडिया है, ये जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाता है, आपने आज जगदीप धनखड़ की एक ट्वीट से कश्मीर की तरफ जो इशारा है वो बात भी आपने उठाया। ये बीजेपी का भक्त लोगों का प्रॉब्लम है, जो वो लोग नहीं समझते हैं। जो सारे लोग एक तरीके से नहीं सोचते हैं। जो इंडिया जो डेमोक्रेसी के बारे में हम बोलते हैं, जो उसको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी बोलते हैं या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोलते हैं, वहां पे सवाल करना ही सबसे बड़ा बात है। इन लोगों का प्रॉब्लम यह है, इन लोगों का हिस्ट्री सेंस इतना खराब है, इन लोग भूल गए हैं जब जालियानवाला बाग में गोली चला था और जब जनरल डायर को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंटरोगेट किया गया था उनके खिलाफ, जब तब विंस्टन चर्चिल ने क्या बोला था कि डेमोक्रेसी का यही आदत है। ये प्रॉब्लम क्या है, इन लोग हिस्ट्री भी नहीं पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं पढ़ते हैं, सारा वक्त एक ही बात चलता है, भक्त है भक्त है भक्त है भक्त है।
और देखेंगे आप जो बोले हैं ना 3-4 बंदी ऐसे करते हैं, आप अगर देखेंगे बंगाल में बीजेपी को 38% वोट मिला है, उनमें से पूरी 20-22% ऐसे वोट है जो बेसिकली सीपीएम का वोट है, जो ममता के खिलाफ था बीजेपी की तरफ चला गया। तो बीजेपी को बंगाल में आखिर तक चुनाव में 10 से 12% की वोट ही मिलता है। लेकिन ये 10-12% थैंक्स टू अमित मालवीय और अमित शाह सोशल मीडिया में इतना हलचल मचाता है ना, आपको लगता है कि सारा बंगाल हिंदू हो गया। मैं आपको सीट के बाद सीट बोल सकता हूं जो हिंदू सीट है। हिंदू सीट मीन जहां पे सिर्फ हिंदू पॉपुलेशन है, वहां पे भी बीजेपी बुरी तरह से हारा है। बंगाल में 294 सीट है, ठीक है, उसमें 74 ऐसी सीट है जहां पे मुसलमानों की वोट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है मुसलमान की वोट से कोई जीत सकता है। वो अगर 74 सीट को आप निकाल दीजिएगा तो 220 से 44 जहां पे हिंदू वोट ही इंपॉर्टेंट है और दलित वोट भी इंपॉर्टेंट है, हिंदू दलित वोट, ठीक है। वो 220 सीट में भी बीजेपी ने सिर्फ 70 सीट बीजेपी को मिला है, ममता को 140 सीट मिला है। तो इन लोगों को ये समझना चाहिए कि बंगाल के हिंदू भी बीजेपी को रिजेक्ट किया है। बंगाल के हिंदू भी अपने आप को इतना कम्युनल, इतना घटिया, इतना छोटे विचार का मान नहीं सकता है। मैं बहुत सारे हिंदुओं को जानता हूं, जो मेरा बहुत सारे दोस्त है, जो लोग सुबह जाके काली मां की मंदिर में या दुर्गा मंदिर में पूजा लगाता है, वो भी बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। यही बंगाल की आखिर तक सिचुएशन है। मेरे ख्याल से यही आखिर तक इंडिया का भी सिचुएशन है। ये जितना जल्दी मोदी और शाह और उनके जो ये घटिया भक्त लोग है ना समझ जाएंगे तब अच्छा होगा। आपने और एक बहुत अच्छा बात उठाया, आज के दिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बिजी रहना चाहिए। गुजरात में जो तूफान आ रहा है वो अपने खुद के स्टेट में आ रहा है, गुजरात में आ रहा है। वो अभी बॉम्बे को हिट कर चुका है और गुजरात में कुछ ही देर में आएगा। उन लोगों का वो सोच है ही नहीं। वो लोग बहुत उससे ज्यादा बिजी है। जो अपोजिशन है उसको परेशान करो, परेशान करो, परेशान करो। जो बंदा अपने घर में आग लगने से भी वहां पे आग बुझाने के लिए नहीं जाता है, दूसरे के घर में कुछ डालने के लिए जाता है, उसको क्या कहेंगे? वो अपना जात, अपना राष्ट्र, अपना राज्य कुछ भी उसको प्यारे नहीं है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा, एक आखिरी कमेंट आपका लेना चाहता हूं। ओवरऑल इस वक्त जबकि देश में बहुत सारी चीजें हैं और हम लोग देख रहे हैं कि खासकर अभी जैसा सुमन जी बता भी रहे थे कि गुजरात को ऑलरेडी ये तूफान जो है हिट कर चुका है और उस जगह अभी खबर देख भी रहा था, खासकर जो स्टैचू है वहां पे सबसे बड़ी स्टैचू जो लगा करके मोदी जी ने एक अपने ढंग का एक ये रिकॉर्ड कायम किया है पटेल साहब की। उस स्टैचू के पास भी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इस देश का, सरदार पटेल की स्टैचू, वहां तक इस तूफान का असर है। ओवरऑल देश में कई तरह की परेशानियां हैं। इन परेशानियों के बीच अगर किसी पार्टी को, और वो भी उस पार्टी को जो इस देश में राज कर रही हो, उसे सिर्फ और सिर्फ राजनीति नजर आए, तो क्या कहेंगे ओवरऑल? देखिए, चूंकि राजनीतिक दल है तो उसे राजनीति करनी चाहिए। राजनीति करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। राजनीतिक दल राजनीति करेगा, लेकिन राजनीति मनुष्यता से ऊपर नहीं हो सकती। आपके राजनीतिक उद्देश्य जो है इस देश से ऊपर नहीं हो सकते और मानवता से ऊपर नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दिक्कत ही असल में यह है कि इनके लिए राष्ट्र और मानवता जो है वो बाद में है, इनके लिए अपना स्वार्थ और सत्ता जो है और इनकी पार्टी है वो पहले है। तो इनके लिए ये बड़ी समस्या है, बहुत ही गंभीर स्थिति है ये, और ये देश के लिए भी एक चिंता की बात है कुल मिलाकर के। आज जो परिस्थिति है कि इस कोविड काल में, और अगर तूफान आ रहा है, गुजरात से टकरा रहा है, महाराष्ट्र से टकरा चुका, वो कितना नुकसान करेगा, कितनी तबाही करेगा, ये अभी आप अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं कि ये क्या होगा कुल मिलाकर के। और ये आप देखिए, ये 4 साल में 4 बड़े तूफान जो हैं ये हमारे पश्चिमी तट से टकरा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान जो है इस सरकार के आने के बाद पर्यावरण का हुआ है। ये जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम है, जिसकी वजह से
ये लगातार जो चक्रवाती तूफान जो है ये भारतीय तट को छू रहे हैं कुल मिलाकर के। क्योंकि आपने जिस तरीके से पर्यावरण का सत्यानाश करके अपने मित्रों को आपने जंगलों की कटाई का ठेका दिया है, आपने खनन के ठेके दिए हैं, आपने कोयला खनन के ठेके दिए हैं, आपने जिस तरीके से कोयला बिजली घरों को जो है आपने उत्सर्जन से छूट दी है, उस सबके दुष्परिणाम कुल मिलाकर के इस जलवायु परिवर्तन के आ रहे हैं और जलवायु पे इसके दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। उसके नतीजे के परिणाम स्वरूप जो है ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं मानव निर्मित प्राकृतिक आपदाएं हैं और मानव निर्मित नहीं बल्कि सरकार की निर्मित आपदाएं हैं, इसलिए क्योंकि आपने पर्यावरण के साथ गंभीर तरीके से छेड़छाड़ किया कुल मिलाकर के। और दूसरी बात, जब जगदीप धनखड़ जो थे बात कर रहे थे, कश्मीर को इशारा कर रहे थे, जगदीप धनखड़ असल में पढ़ने लिखने से लोगों को वास्ता तो है नहीं, पढ़ते लिखते भी नहीं है, इतिहास का भी इनको बोध नहीं है। जगदीप धनखड़ ये भूल रहे हैं कि जिस समय कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकाले गए, उनके साथ जो दुर्घटना हुई, जो घटना हुई, जो उनके साथ अत्याचार हुआ, उस समय वहां राज्यपाल था जगमोहन, और वो जगमोहन आपका बहुत प्यारा था। उस जगमोहन को आपने उसी के एवज में आपने मंत्री बनाया था बाद में। और उस समय गृहमंत्री कौन था? उस समय गृहमंत्री था मुफ्ती समर्थन से सरकार थी केंद्र में वीपी सिंह की। आप उस सरकार में शामिल थे कश्मीर घटना हुई। उस मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ मिलकर आपने सरकार बनाई, उनकी महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर के भी आपने सरकार बनाई। तो इतिहास में आप जाएंगे तो जगदीप धनखड़ जी इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ये देश जो है इसमें पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं, आप जैसे जो तमाम लोग नहीं रहते हैं, सब स्वयंसेवक नहीं है, 5-7% स्वयंसेवक है जिनको इतिहास की जानकारी नहीं है। इतिहास की जानकारी सबको है। और एक मित्र जो हमारे हिंदू की बात कर रहे थे, जब आप हिंदू की बात करेंगे तो हिंदू के अंदर जाति भी आती है। हरवीर सिंह जी से सवाल पूछा जा सकता है कि आप किस जाति के, पहले अपनी जाति बताओ और जाति के हिसाब से आप पदक्रम तय करेंगे, आप हिंदुओं में किस क्रम पे आते हो, कौन से नंबर के आप हिंदू हो। आपकी स्थिति हम तय करेंगे, हम ब्राह्मण हैं, हम सबसे ऊपर आते हैं। फिर जब हिंदुओं की अगर आप बात करेंगे, हिंदू की, सुमन जी बैठे हुए वो भी ब्राह्मण है और इत्तेफाक की बात है कि हम दोनों जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। तो हम तय करेंगे हरवीर सिंह जी आपका स्थान क्या है हिंदुओं में। तो इसलिए जो ज्यादा हिंदू हमको मत समझाओ, हम बताते हैं कि हिंदुओं में तुम कौन से हिंदू हो। तो हिंदुओं का पाठ हमको मत पढ़ाओ, आपकी स्थिति हम तय कर देंगे कौन से नंबर के हिंदू हो सकता है कि आपके गले में जो है हम हांडी और पीछे झाड़ू बांध दें अगर आप ज्यादा हिंदू हिंदू चिल्लाओगे। तो हिंदू हिंदू मत चिल्लाओ। हिंदू जो है बहुत विशाल शब्द है और आप जिस तरीके से हिंदुओं को बदनाम करते हैं उस तरीके से कोई भी सच्चा हिंदू जो है आपको ये इजाजत नहीं देगा कि आप हिंदुओं को बदनाम करें इस तरीके से। हिंदू बहुत विशाल चीज है, बहुत विशाल इसकी संस्कृति है, बहुत पुरानी संस्कृति है। नरेंद्र मोदी पैदा भी नहीं हुए थे, आरएसएस पैदा भी नहीं हुआ था, हिंदू तब से लाखों साल से है हिंदू। और किसी आरएसएस और नरेंद्र मोदी का मोहताज नहीं है हिंदू। आरएसएस और नरेंद्र मोदी कल खत्म हो जाएंगे, हिंदू फिर भी रहेगा। तो इसलिए जो है भाई लोगों, हिंदू हो तो हिंदू बने रहो, हिंदुओं को पूजो, अपने धर्म पे विश्वास करो, अपने धर्म की मान्यताएं हैं उन पे विश्वास करो। हमारा धर्म जो मानवता का संदेश देता है उस पर विश्वास करो, उसको अपने जीवन में अपनाओ। हिंदू धर्म की जो अच्छी चीजें हैं जो वो बताता है उसको अपने जीवन में अंगीकार करो। और ये गंदी राजनीति जो है इसमें मत पड़ो, ये कुल मिला के तुमको ना हिंदू रहने देगा ना मनुष्य रहने देगा। कुल मिला के राजीव जी आज की बात का मुझे लगता है बोलो आप यही। जी बिल्कुल, चलिए एक प्रवचन आपने हिंदुइज्म पे दे ही दिया, लेकिन बात यहाँ पर साफ यही है दोस्तों कि जाति पाति धर्म संप्रदाय इन तमाम चीजों से ऊपर उठ करके अपने विचारों को आप रखिए और सबसे बड़ी चीज है कि तथ्यों के साथ आइए। आप इतिहास के पन्नों को पलटिए, इतिहास में क्या कुछ हुआ है उसे देखिए। जैसा इन्होंने अभी बताया, आपको कंधार कांड याद होगा, कंधार जाकर के आप छोड़ के आए थे, सरकार किसकी थी, और उस समय आप याद कीजिए मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात हो रही है, आखिर उनका जिक्र क्यों आता है। बहुत सारी चीजें हैं और इतिहास के पन्नों में गलतियां भी काफी लोगों ने की है। क्या गलतियां नेहरू जी ने नहीं की? क्या गलतियां गांधी जी ने नहीं की? क्या गलतियां उसके बाद के लोगों ने नहीं की? क्या गलतियां इंदिरा गांधी ने नहीं की? आपातकाल को लेकर के हमेशा उनके बारे में चर्चा होती है। क्या गलतियां उसके बाद अगर कहें तो 90 के दशक में नहीं हुई? क्या गलतियां 2000 के बाद नहीं हुई? तो कई गलतियां हुई। क्या आप भूल जाएंगे गोधरा कांड को?
गुजरात का वो भयावह मंजर आप भूल जाएंगे, 2002 का वो मंजर भूल जाएंगे आप। तो बहुत अलग अलग जगहों पे सबने गलतियां, जब सियासत की बात आती है, राजनीति की बात आती है और उसके साथ साथ अगर सरकार चलाना हो, देश चलाना हो, तो कई जगह सियासतदान जो हैं वो गलतियां कर जाते हैं। लेकिन आप गलतियां पे गलतियां करते जाएं, आप वही करें जो आप चाहें, आप सोचे कि मैं ही अहम ब्रह्मास्मि जो कहते हैं संस्कृत में, कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही भगवान हूं, अगर ये आप सोचने लगे तो माफ करें, आपकी जरूरत फिर इस देश को नहीं होगी। जनता जो है वही जनार्दन है। जनता जनार्दन कह करके आप जब हाथ जोड़ करके ऐसे आप वोट मांगने दरवाजे पे जाते हैं, वही जनता जनार्दन आपको बाहर कर देगी। और जब वो बटन दबाएगी, कितना भी आप बटन को इधर से उधर घुमाने की कोशिश कीजिए, आप 100% ईवीएम को इधर से उधर नहीं कर सकते। और जब 100% लोग बाहर निकल के आएंगे तो 20-25% ईवीएम को जो आपने इधर उधर किया होता है ना, वो उसके बाद भी सारी चीजें ठीक हो जाती हैं और आपके अगेंस्ट सारी चीजें चली जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं और ये सारी बातें जो हैं दोस्तों, ये होती रहती हैं। जो कोई भी बात, मैं नई बात नहीं रख रहा हूं आपके सामने, ये बातें हैं। लेकिन सवाल यही है कि कब तक हम एक किसी जाति धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे? क्या मनुष्यता की बात जो आप अभी अमलेंदु जी कह रहे थे, क्या मनुष्यता यही है कि किसी की लिंचिंग कर दो? क्या मनुष्यता यही है कि किसी को कहो कि जय श्री राम बोलो नहीं तो मार डालेंगे? क्या मनुष्यता यही है कि किसी को अल्लाह अकबर कहने बोलो और बोलो कि अगर ऐसा नहीं कहोगे तो मार डालेंगे? तो अलग अलग, मैं इसलिए कह रहा हूं ये बातें कि कहीं भी किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में जो अगर एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो एक्सट्रीमिज्म नहीं होनी चाहिए। उस एक्सट्रीमिस्ट को बाहर करो। अपने अंदर भी अगर कुछ है वैसा तो उससे बाहर रखना चाहिए और थोड़ा सा लिबरल होने की कोशिश करनी चाहिए और सबके बारे में सोचने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हम आगे बढ़ते हैं और समाज, परिवार सब तभी आगे बढ़ता है। परिवार में भी कोई गलती करता है, उसे हम इग्नोर करते हैं, समझाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बेटा आज से ऐसी गलती मत करना, और फिर उसको एक शिक्षा देते हैं। उसी ढंग से हम समाज में जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, देश में इसी ढंग से बनता है। इन बातों को समझने की जरूरत है। बैठ करके सिर्फ गाली गलौज करें, बैठ करके सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करें, ये कहीं से जायज नहीं है। खैर, हमारे साथ बहुत सारे साथी लगातार बने रहे, अलग अलग अपने कमेंट लिखते रहे। तस्लीम खान लगातार बने रहे, उषा किंदो हमारे साथ, अनपढ़ क्या जाने शिक्षा क्या होता है, उषा जी लिख रही हैं, बिल्कुल सही लिख रही हैं आप। परमेश्वर बेड़िया हमारे साथ हैं जुड़े हुए। उसके अलावा अनीश डिसोजा हमारे साथ बने हुए हैं। असलम चिश्ती लगातार बने रहे। शुभम कश्यप हमारे साथ। वक्त की पुकार बाय मुफ्ती अहम आफ्ताब, चुनी हुई सरकार का सम्मान करना चाहिए और बजाय उनको परेशान करने के उनकी मदद कीजिए, लिख रहे हैं वक्त की पुकार बाय मुफ्ती आफ्ताब। बिल्कुल चुनी हुई सरकार को परेशान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोहम्मद तफसील हमारे साथ बने रहे। फिर रितेश शर्मा हमारे साथ लगातार बने रहे और असलम भी लगातार हैं। उषा भी हमारे साथ, हसमुद्दीन सलमान हैं, रहमत हमारे साथ में। शुभम कह रहे हैं पर सभी पार्टी से अच्छा तो है। फिर मदीना का मुसाफिर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो तमाम साथियों, रितेश शर्मा भी कह रहे हैं यू आर ग्रेट, हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू। फिर मनोज किस्कू भी हैं हमारे साथ में। फिर रंजीत प्रजापति भी, सर ये सिस्टम ही गलत रास्ते पर है। दोस्त, सिस्टम गलत रास्ते पर नहीं है, सिस्टम को बनाने वाला गलत रास्ते पर है, ये समझना होगा। जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं और मैं कहूं कि नहीं जी हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वही गलत रास्ते पे हैं, तो मैं ये खुद को कहीं न कहीं से ढकने की कोशिश करूंगा, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करूंगा। तो बात यही है कि सिस्टम गलत नहीं है, सिस्टम को चलाने वाला, सिस्टम को बनाने वाला गलत अगर है तो उसके बारे में बात करनी चाहिए। और पिछले कुछ दिनों से, महीने भर से, 1.5 महीने से, जब से ये कोरोना महामारी का फैलाव अपने देश में हुआ है, तब से लगातार सिस्टम की बात यहां होने लगी है कि सिस्टम की गलती है। सिस्टम मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है, यानी जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी क्या गलतियां हैं? गलतियां उनकी हैं जो आदेश देता है, जो कहता है कि ऐसे नहीं ऐसे कहो, जो कहता है कि सूबे से आंकड़े सही नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज आधे से ज्यादा सूबे, जो देश का जो सूबा है, उस पर अगर आपकी पार्टी राज कर रही हो तो क्या आपकी पार्टी की जहां सरकारें हैं वो सही आंकड़े नहीं दे रहे हैं? एक आंकड़ा यह भी आया कि 1,07,000
गांव उत्तर प्रदेश में हैं और एक गांव से अगर एक भी मौत हुई होगी तो 1,07,000 मौत उत्तर प्रदेश में हो गई होगी इस वक्त कोरोना से, इस महामारी से। चलिए 50% भी अगर कर ले तो 1,07,000 मतलब 50,000 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या ये आंकड़े आए हैं अभी तक उत्तर प्रदेश से? जरा सोचिए। खैर दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहे बहुत सारे हमारे साथी आप सब, लेकिन आप सबसे विदा लेने से पहले मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं अपने दोनों साथियों से और खासकर सुमन भट्टाचार्य जी कोलकाता से लगातार जुड़े रहे। सुमन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लगातार 1.5 घंटे तक हमारे साथ आप बने रहे, अपने विचारों से हमारे दोस्तों साथियों सबको अवगत कराया आपने, आपको बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, आपको भी। आपने हिंदुइज्म पे बहुत और ब्राह्मणिज्म पे बहुत प्रचार आज प्रवचन जो किया है वो भी एक अपने आप में इस कार्यक्रम के अलावा कुछ अलग मोड़ पे जरूर वो प्रवचन था, लेकिन ठीक है, बातें कभी कभी थोड़ी सी लाइट मोड पे हो भी जानी चाहिए। तो दोस्तों, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बने रहे हमारे साथ, और धन्यवाद देना चाहता हूं आप तमाम साथियों का जो लगातार हमारे साथ बने रहे, अपने अपने कमेंट्स लिखते रहे, करते रहे। विजय सक्सेना हमारे साथ जय हिंद को आलम से कह रहे हैं कुछ, विजय सक्सेना हमारे साथ, राजकिशोर श्रीवास्तव हमारे साथ में, तुषार शर्मा, मदीना का मुसाफिर, सद्दाम हुसैन सऊदी अरबिया से हमें देख रहे हैं, आपके साथ खड़ा हूं इन एवरी सिचुएशन लिख रहे हैं। बहुत धन्यवाद सद्दाम हुसैन जी, आप सऊदी अरबिया से भी हमारे समर्थन में खड़े हैं, आपको बहुत धन्यवाद। इस्लाम अली कह रहे हैं सरकार चलो, गांव में कोरोना आ चुका है। हसमुद्दीन भी हैं, मनोज किस्कू भी है हमारे साथ, ए खान भी हमारे साथ बने हुए हैं, अब्दुल्ला पी भी हमारे साथ बने हुए हैं, मोहम्मद मुबारक हैं, असलम चिश्ती हैं, काकुली डी लिख रही हैं कि जो काम दुश्मन देश पाकिस्तान चाइना नहीं कर पाया वो काम अंधभक्त ने कर दिखाया, भारत की बर्बादी। देवेंद्र चटर्जी गुड नाइट कह रहे हैं, और गुड नाइट कहता हूं मोहम्मद मुबारक भी। सीताराम अगर गलत सिस्टम अगर गलत है, सिस्टम चलाने वाला गलत है लिख रहे हैं। तो दोस्त तस्लीम भी। तो दोस्तों, अब विदा होने का वक्त आ गया है आप लोगों से। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जुड़े रहे लगातार इस कार्यक्रम में, आपने हौसला अफजाई की, अपने प्रोग्राम्स, आपने इस प्रोग्राम को देखा, सुना और अपने कमेंट्स भी लिखे। कुछ लोगों के कमेंट्स अगर छूट गए हों, नहीं पढ़ पाता हूं बहुतों के कमेंट, तो माफी चाहूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि जैसे जैसे आगे आने वाले समय में जो नाम कभी नहीं लिया हूं उन नामों को भी जरूर इस चर्चा में शामिल करूं। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।